हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन वीडियो प्रोवाइड किया था उस तरीके से जो है यहाँ पे सबसे पहले एक वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। अगर आपने वो इन्फॉर्मेशन वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिएगा कि आपको किस तरीके से यहाँ पे वीडियो देखना है और किस तरीके से जो है आपको हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए, वीडियो आपको ये देखना है और उसके बाद जो है कमेंट में मुझे ये बताना है कि क्या ये वीडियो जो है आपको सही लगा। इस वीडियो में किस तरीके से यहाँ पे काम होगा, रिवीजन होगा यहाँ पे। रिवीजन होगा किस तरीके से, ये रिवीजन होगा यहाँ पे। रिवीजन होगा, सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और वो क्वेश्चन जो है कोई भी इररिलेवेंट क्वेश्चन नहीं होगा, या तो आपका यहाँ पे आईसीए मेट के क्वेश्चन करने वाले हैं और प्लस जो है आईसीए के पास्ट क्वेश्चन, ठीक है। आईसीएआई के पास्ट क्वेश्चन मतलब कि आरटीपी एमटीपी और पास्ट ईयर पेपर के क्वेश्चन, ठीक है। ये हम डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। कोई इररिलेवेंट यहाँ पे बातें नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे आपका जो है ये चैप्टर जो है रेसिडेंट, आपका जो है चैप्टर नंबर 2, इसे डिस्कस करने जा रहे हैं। इसे आपको देखने के बाद तुरंत कमेंट में मुझे ये बताना है कि आपको ये वीडियो सही लगा या फिर उसमें क्या जो है मिस्टेक्स आपको लगी है या फिर कुछ क्वेश्चंस आपको कम पड़े हैं, कॉन्सेप्ट में कुछ प्रॉब्लम आई है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है मुझे कमेंट में आपको बतानी है, जैसे कि मैंने इन्फॉर्मेशन वीडियो में आपको पहले से बता रखा है, ठीक है। तो आपको वो वीडियो देख लेना अगर नहीं देखा है तो, ताकि आपको जो है पता चल जाए कि किस तरीके से यहाँ पे शेड्यूल होने वाला है। चलिए, तो यहाँ पे आपका जो रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर है उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो रेसिडेंस आपको जो है यहाँ पे पर्सन का यहाँ पे रेसिडेंटियल स्टेटस जो है आपको निकालना होता है। मतलब कि यहाँ पे पर्सन इंडिया के लिए रेसिडेंट है या फिर नहीं है, ये आपको जानना होता है। सर, यहाँ पे जानने की ज़रूरत ही क्यों है, ये चैप्टर देने का कारण क्या है। देखिए, यहाँ पे ये जानने का कारण इसलिए है क्योंकि अगर आप जो है इंडिया के लिए जो है रेसिडेंट है, इंडिया के लिए अगर आप रेसिडेंट है तो आपको सिंपली यहाँ पे टैक्स पे करना होता है इंडिया में, ठीक है। इनकम पे आपको जो है टैक्स पे करना पड़ता है। और नॉन रेसिडेंट है तो फिर इंडियन इनकम के अलावा जितनी भी आपकी इनकम है उस पर किसी भी तरीके का टैक्स पे नहीं होता है। तो बेसिकली यहाँ पे कारण ये है कि आपको अगर रेसिडेंट है तो सिंपली आपको जो है यहाँ पे टैक्सेबिलिटी जो है वो यहाँ पे जानने में आसानी होती है, ठीक है। तो सिंपली आपको यहाँ पे जानना होता है कि रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, क्या वो पर्सन रेसिडेंट है या फिर नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली इस चैप्टर में आपको किस तरीके से यहाँ पे जानना है, सबसे पहले यहाँ पे जो है पर्सन का यहाँ पे रेसिडेंशियल स्टेटस जानना है कि वो क्या क्या ये पर्सन रेसिडेंट है या फिर नहीं है, ठीक है। रेसिडेंट है या फिर नहीं है, तो रेसिडेंट है या फिर नॉट रेसिडेंट, ठीक है। यहाँ पे ये जानना है। यहाँ पे कुछ कंडीशन आपको पढ़नी है और उससे आपको पता चलेगा कि ये रेसिडेंट है या फिर नॉन रेसिडेंट। अगर रेसिडेंट पर्सन है तो यहाँ पे सिंपली आपको जो है आगे दो चीज़ें और जाननी पड़ेगी। आगे जो है आपको दो चीज़ें और जाननी पड़ेगी, और क्या है वो, यहाँ पे अगर रेसिडेंट है तो फिर क्या वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ये भी आपको जानना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले तो हम ये पढ़ते हैं कि रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट किस तरीके से हम जो है यहाँ पे जान सकते हैं। उसके बाद जो है ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी की बात करेंगे। सबसे पहले रेसिडेंट है या फिर नहीं है ये कैसे पता चलेगा। तो बेसिक यहाँ पे दो कंडीशन है, दो में से कोई भी एक फॉलो करनी है, दो में से कोई भी एक फॉलो करनी है कंडीशन। अगर आपने कोई भी एक कंडीशन फुलफिल कर दी तो आप जो है यहाँ पे रेसिडेंट बन जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहली कंडीशन है जो जनरल आप पढ़ते आ रहे हैं कि प्रीवियस ईयर में आप जिस भी करंट ईयर के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर में जो है आपको प्रीवियस ईयर में जो है आपका यहाँ पे इंडिया में स्टे जो है 182 डेज या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। जिस भी करंट ईयर की कैलकुलेशन कर रहे हो उसके प्रीवियस ईयर में 182 डेज या फिर आपका उससे ज़्यादा होना चाहिए स्टे इंडिया में, ठीक है। इंडिया में स्टे 182 डेज या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है, हाँ जी आप रेसिडेंट है, ठीक है। अगर आप 182 डेज या फिर उससे ज़्यादा नहीं थे, मतलब कि आप जो है यहाँ पे ये कंडीशन फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे पास और एक कंडीशन है, अगर ये फुलफ़िल कर दी तो भी आप जो है रेसिडेंट है। तो ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है आपकी यहाँ पे कि अगर प्रीवियस ईयर में 60 डेज या फिर उससे ज़्यादा स्टे है आपका, और प्लस एंड है, ठीक है। ये तो है ही है, प्लस प्रीवियस ईयर में तो 60 डेज लगाना ही लगाना है, और प्लस उसके प्रीसीडिंग प्रीवियस 4 ईयर का जो टोटल है स्टे का वो आपका 365 डेज या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी बात करी गई है कि सबसे पहले आप जो है करंट ईयर की बात कर रहे हैं, तो करंट ईयर में जो है आपका प्रीवियस ईयर का देखना है। प्रीवियस ईयर का जो है 60 डेज या फिर उससे ज़्यादा स्टे होना चाहिए।
60 डेज़ या फिर उससे ज़्यादा जो है स्टे होना चाहिए। अब यहाँ पे ये है, इसके बाद आपको जो है इसके प्रीसीडिंग प्रीवियस 4 ईयर मतलब कि 1, 2, 3, 4, ठीक है? ये प्रीवियस ईयर में 60 डेज़ या फिर उससे ज़्यादा और उसके प्रीसीडिंग 4 ईयर है, ठीक है? प्रीसीडिंग 4 ईयर मतलब कि इससे पीछे के 4 ईयर आपको देखना है। ये 4 ईयर का जो टोटल है वो 365 डेज़ या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। देखिए रिवीजन का मतलब होता है यहाँ पे आपको जो है ऊपर-ऊपर की बातें तो आप वैसे भी पढ़ लेते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ें होती हैं वो जो आप गलती कर सकते हैं, वो यहाँ पे आपको बताई जाती है। तो यहाँ पे देखिए करंट ईयर जो है, उसके प्रीवियस ईयर में जो है 60 डेज़ है। जो छोटी बात है, जो आप गलती कर सकते हैं वो ये है कि प्रीसीडिंग प्रीवियस 4 ईयर है, यहाँ पे वर्ड प्रीसीडिंग प्रीवियस 4 ईयर है। मतलब कि इस 365 की आप कंडीशन चेक करेंगे, तो कंडीशन में प्रीवियस ईयर को नहीं लेना है, प्रीवियस ईयर के प्रीसीडिंग 4 ईयर को लेना है। क्योंकि प्रीवियस ईयर में तो आपको 60 डेज़ या फिर उससे ज़्यादा देखना है। अगर ये ठीक है तो इससे आगे जाना है 4 ईयर तक, ठीक है? और 4 ईयर का जो टोटल आपको लेना है 365 डेज़ या फिर उससे ज़्यादा। क्लियर है? इसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अगर ये दोनों में से कंडीशन अगर एक फुलफ़िल कर ली तो आप रेज़िडेंट हैं। अगर ये दोनों में से कोई भी एक फुलफ़िल नहीं कर पा रहे, कोई भी जो फुलफ़िल नहीं है, तो सीधी-सी बात है आप नॉन रेज़िडेंट हैं, ठीक है? तो क्या कहा मैंने? प्रीवियस ईयर में 182 डेज़ या फिर उससे ज़्यादा हो जाए, ठीक है? आप रेज़िडेंट हैं। अगर नहीं कर पाते हैं तो दूसरी हमारे पास और एक कंडीशन है, वो अगर फुलफ़िल कर ली तो आप रेज़िडेंट हैं। कौन-सी कंडीशन है? प्रीवियस ईयर में 60 डेज़ या फिर उससे ज़्यादा, ठीक है? और उसके प्रीसीडिंग प्रीवियस 4 ईयर में 365 डेज़ या फिर उससे ज़्यादा। ओके, क्लियर? या तो यहाँ पे कोई भी एक कंडीशन फुलफ़िल कर लो, आप रेज़िडेंट हैं। अगर आप रेज़िडेंट है, तो फिर आपको आगे जो है 2 चीज़ें चेक करनी पड़ेगी कि क्या आप रेज़िडेंट एंड ऑर्डिनरी रेज़िडेंट है या फिर आप रेज़िडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेज़िडेंट है, ठीक है? नॉन रेज़िडेंट है, आप रेज़िडेंट ही नहीं है, ठीक है? ये 2 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन आप फुलफ़िल कर ही नहीं पा रहे हैं, तो आप नॉट रेज़िडेंट है और नॉट रेज़िडेंट है तो आगे कुछ भी जानना नहीं है आपको, बात ही खत्म, ठीक है? अगर आप रेज़िडेंट है तो आपको आगे जो है 2 चीज़ें जाननी पड़ेगी कि क्या वो ऑर्डिनरी है या फिर नॉट ऑर्डिनरी है, ठीक है? इससे रिलेटेड सारे जो है क्वेश्चन देखेंगे, अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको सुनना है और क्वेश्चन में हम जब प्रोविज़न यूज़ करेंगे तब आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे ये देखना है 2 पर्सन ऐसे हैं, 2 पर्सन ऐसे हैं जिन्हें यहाँ पे 2 कंडीशन नहीं मिलती है, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही कंडीशन मिलेगी, वो कौन-सी है? पहली वाली 182 डेज़ की कंडीशन। मतलब कि 2 पर्सन ऐसे हैं जिनके केस में आपको ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, ठीक है? ओनली एंड ओनली 1 ही कंडीशन मिलती है, 182 डेज़ या फिर उससे ज़्यादा। अगर आप ये फुलफ़िल करते हैं तो रेज़िडेंट है, ये फुलफ़िल नहीं करते तो आप नॉन रेज़िडेंट हैं, ठीक है? ये कंडीशन जो सेकंड कंडीशन है उन 2 पर्सन को नहीं मिलेगी। तो सर ये कौन से 2 पर्सन हैं? तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि सबसे पहले ऐसे इंडियन सिटीज़न जो कोई एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए इंडिया से बाहर जा रहे हैं। ऐसे इंडियन सिटीज़न जो एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए इंडिया से बाहर जा रहे हैं या फिर मेंबर ऑफ क्रू है। ये क्वेश्चन में ये वर्ड आपको देखने को मिले तो सिंपली आपको समझ जाना है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही कंडीशन देखनी है, कौन-सी? 182 डेज़ या फिर मोर। ठीक है? उनके लिए सेकंड कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके लिए एक ही कंडीशन है, जो है आपकी 182 डेज़ या फिर मोर, ठीक है? तो ऐसे जो यहाँ पे इंडियन सिटीज़न जो में एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए इंडिया से बाहर जा रहे हैं या फिर मेंबर ऑफ क्रू है, ठीक है? मेंबर ऑफ क्रू है, तो ये 2 पर्सन जो है उनके लिए 182 डेज़ या फिर उससे ज़्यादा आपको जो है चेक करना है, ठीक है? तो बेसिकली ये 2 मेंबर एक ही है, ठीक है? एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए अगर बाहर जा रहे हैं या फिर मेंबर ऑफ क्रू है और इंडियन शिप से जो है आप बाहर जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी एक ही कंडीशन देखी जाएगी, 182 डेज़ या फिर उससे ज़्यादा, ठीक है? 182 डेज़ से ज़्यादा है तो आप रेसिडेंट हैं और 182 डेज़ से कम है तो आप नॉन रेसिडेंट है, ठीक है? अब यहाँ पे इसके बाद देखना, यहाँ पे दूसरा पर्सन, ये पहले पर्सन की बात करी कि ऐसा पर्सन जो आउटसाइड इंडिया जा रहा है या फिर मेंबर ऑफ क्रू है जो शिप से बाहर जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे आप जो है 182 डेज़ या फिर दूसरी कंडीशन देखेंगे। और दूसरा पर्सन ये है कि ऐसा इंडियन सिटीज़न या फिर ऐसा इंडियन ओरिजिन का मतलब होता है कि जिनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स जो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स जो है इंडिया में बॉर्न हुए थे या फिर इंडिया से रेसिडेंट थे, ठीक है? ऐसे इंडियन ओरिजिन। तो यहाँ पे कहा गया है कि ऐसे इंडियन सिटीज़न या फिर इंडियन ओरिजिन जो आउटसाइड इंडिया रहते हैं, ठीक है? रहते हैं आउटसाइड इंडिया, लेकिन कभी-कभी विज़िट के लिए जो है इंडिया में आते हैं,
ठीक है, कभी कभी विजिट के लिए इंडिया में आते हैं। तो यहाँ पे ए और बी ये दो ऐसे पर्सन है, ये दो ऐसे पर्सन है जिनके केस में आपको जो है रेसिडेंशियल स्टेटस जानने के लिए 182 डेज या फिर उससे ज़्यादा ही चेक करना है और कोई कंडीशन नहीं देखनी है। ठीक है, 182 डेज या फिर उससे ज़्यादा। ओके, सबसे पहले ये देख लोगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ये रेसिडेंट है या फिर नॉन रेसिडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आया कि दो पर्सन है। सबसे पहले तो ऐसे पर्सन जो यहाँ पे इंडिया से बाहर जा रहे हैं और ऐसे पर्सन जो इंडिया के बाहर ही रह रहे हैं, कभी कभी विजिट के लिए इंडिया में आते हैं। ठीक है, तो ऐसे दो पर्सन है जिनके केस में आपको अगर रेसिडेंट है या फिर नॉन रेसिडेंट जानने के लिए 182 डेज या फिर उससे ज़्यादा यही चेक करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया कि रेसिडेंट है या फिर नॉन रेसिडेंट। हमने सबसे पहले ये पढ़ा, ये कंडीशन पढ़ ली। ठीक है, कि रेसिडेंट है या फिर नॉन रेसिडेंट हमने ये देख लिया। अगर पर्सन जो है यहाँ पे 182 डेज़ या फिर उससे ज़्यादा जो है कंप्लीट कर देता है तो हाँ जी वो रेसिडेंट है। अगर वो कंप्लीट नहीं कर पाता तो हमारे पास दूसरी कंडीशन भी है, प्रीवियस ईयर में 60 डेज़ और उसी के प्रीवियस प्रीसीडिंग 4 ईयर में 365 डेज़ या फिर उससे ज़्यादा कंप्लीट कर दीजिए। लेकिन दो पर्सन ऐसे हैं जहाँ पे आपको सेकंड कंडीशन देखने को नहीं मिलती, सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन देखनी है कि 182 डेज़ या फिर उससे ज़्यादा है नहीं। ठीक है, 182 डेज़ या फिर उससे ज़्यादा है तो आप जो है रेसिडेंट है, अन्यथा आप जो है नॉन रेसिडेंट है। कौन से ऐसे पर्सन जो आउटसाइड इंडिया एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए जा रहे हैं। ठीक है, चाहे वो मेंबर ऑफ क्रू हो या फिर एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए कोई पर्सन जो है एम्प्लॉय जो है वो इंडिया से बाहर जा रहा है। और दूसरा पर्सन है कि ऐसा इंडियन सिटीजन या फिर इंडियन ओरिजिन जिनके इंडियन ओरिजिन का मतलब मैंने समझाया। तो ऐसे पर्सन जो यहाँ पे आउटसाइड इंडिया रहते हैं लेकिन कभी कभी जो है इंडिया में जो है विजिट के लिए आते हैं, तो यहाँ पे सिंपली आपको 182 डेज़ या फिर उससे ज़्यादा देखना है। अगर 182 डेज़ या फिर उससे ज़्यादा आप स्टे करते हैं ये दो पर्सन, तो यहाँ पे आप जो है रेसिडेंट माने जाएंगे। और 182 डेज़ या फिर उससे कम है, 182 डेज़ से कम है, ठीक है, 182 डेज़ भी हो गए तो आप रेसिडेंट है। लेकिन 182 डेज़ से कम है तो फिर आप जो है ये दो पर्सन नॉन रेसिडेंट है। ठीक है, नॉन रेसिडेंट है इंडिया के लिए। अब यहाँ पे हमने ये तो देख लिया कि रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट किस तरीके से जाना जा सकता है। अब यहाँ पे देखना है कि अगर रेसिडेंट हुए, नॉन रेसिडेंट है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन अगर आप रेसिडेंट हुए तो आपको दो कंडीशन देखनी है, क्या आप ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ठीक है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या फिर आप जो है रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ये जानना होता है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सी कंडीशन है, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर देते हैं, तो अगर ये दोनों कंडीशन आप फुलफिल कर देते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। अगर ये दोनों कंडीशन अगर आप फुलफिल कर देते हैं तो यहाँ पे आप रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं कर पाए तो आप जो है रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात समझिए कि अगर आपने जो है प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में, प्रीसीडिंग प्रीवियस 10 ईयर, कितने ईयर्स कहा मैंने, प्रीसीडिंग प्रीवियस 10 ईयर, प्रीसीडिंग प्रीवियस 10 ईयर में कोई भी 2 ईयर, कोई भी 2 साल, कोई भी 2 ईयर जो है आप रेसिडेंट रहे थे। रेसिडेंट का मतलब है मैंने यहाँ पे कहा कि कोई भी 2 ईयर में जो है इन दो कंडीशन में से एक कंडीशन फुलफिल करके आपने जो है रेसिडेंशियल स्टेटस पा लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीसीडिंग प्रीवियस 10 ईयर में से कोई भी 2 ईयर आप रेसिडेंट रहे थे। ठीक है, पहली कंडीशन फुलफिल करनी है, प्लस ये देखिए यहाँ पे दोनों कंडीशन फुलफिल करनी है, कोई एक कंडीशन नहीं, दोनों कंडीशन फुलफिल कर ली तो आप जो है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ठीक है, आप जो है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। पहली कंडीशन फुलफिल कर ली तो सेकंड कंडीशन भी करनी पड़ेगी। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन यहाँ पे आपको देखने को मिलती है कि आपका जो प्रीवियस 7 ईयर है, प्रीसीडिंग प्रीवियस 7 ईयर, मतलब कि आप जिस भी प्रीवियस ईयर, देखिए यहाँ पे प्रीसीडिंग प्रीवियस का मतलब होता है जिस भी प्रीवियस ईयर के लिए आप कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, जिस भी प्रीवियस ईयर के लिए आप कैलकुलेशन कर रहे हैं उसके प्रीसीडिंग, ठीक है, उसके प्रीसीडिंग। यहाँ पे देखिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे प्रीसीडिंग प्रीवियस 7 ईयर है, मतलब कि प्रीवियस ईयर को छोड़ के इसके आगे के 7 ईयर। ठीक है, इसके आगे के 7 ईयर। ओके, तो यहाँ पे इसके आगे के 7 ईयर है जिसमें 7 ईयर में टोटल आपका स्टे जो है, टोटल स्टे जो है या तो 130 डेज या फिर उससे ज़्यादा, 130 डेज या फिर उससे ज़्यादा अगर हो गया है तो फिर आप जो है यहाँ पे रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ठीक है, दोनों कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि प्रीसीडिंग प्रीवियस 10 ईयर में कोई भी 2 साल, कोई भी 2 साल आप जो है रेसिडेंट होने चाहिए।
और दूसरी कंडीशन जो है प्रीसीडिंग प्रीवियस 7 ईयर में जो है टोटल आपका स्टे जो है, टोटल स्टे जो है वो 730 डेज या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों कंडीशन फुलफ़िल कर ली तो आप जो है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। अगर दोनों कंडीशन फुलफ़िल नहीं की तो आप रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। याद रहे ये एडिशनल कंडीशन आप तभी चेक करेंगे जब आप ये कोई जो है ये दोनों में से कोई कंडीशन जो है वो फुलफ़िल कर रहे हैं। मतलब कि आप सिंपल सी ये समझिए कि अगर आप रेसिडेंट है तो ही आपको ये दो कंडीशन चेक करनी है। अगर आप नॉन रेसिडेंट है तो फिर आपके आगे कुछ भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे रेसिडेंट है या फिर नहीं है, सबसे पहले ये चेक करना है। ठीक है, और उसके बाद ही अगर रेसिडेंट है तो फिर आपको ये दो कंडीशन देखनी है। ठीक है, नॉन रेसिडेंट है तो आइए जो एडिशनल कंडीशन है वो देखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी आपने पढ़ लिया। अब इनसे होता क्या है यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझा दूँ कि यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे बी पॉइंट, आपका जो ये बी पॉइंट है उसमें कुछ एडिशनल पढ़ना है। जब हम बात करते हैं इंडियन ओरिजिन की, जब हम बात करते हैं इंडियन ओरिजिन की, तब वहाँ पे आपको जो है एक और चीज़ पढ़नी होती है जिसे मैंने आपको जो है यहाँ पे डायग्राम से पढ़ाया है, डायग्राम से आपको जो है यहाँ पे समझा है, वो ध्यान से देखना। देखिए यहाँ पे जो है अगर आप जो है इंडियन सिटीज़न, अगर आप जो है इंडियन सिटीज़न या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, तो फिर आपको सिंपल सी यहाँ पे कंडीशन देखनी है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर ये पर्सन है, अगर ये पर्सन है तो आपको सिंपली क्या चेक करना है कि 182 डेज है या फिर नहीं। ठीक है, इनके लिए दूसरी कंडीशन नहीं मिलती है, वही मैंने बताया आपको, वही चेक करना है। आपको जो है वही चेक करना है सबसे पहले कि क्या आपका 182 डेज या फिर उससे ज़्यादा है या नहीं है। अगर आपका है 182 डेज जो है अगर आपका हो गया तब तो आप रेसिडेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 182 डेज़ भी आप नहीं कर पाए तो आप जो है नॉट रेसिडेंट यहाँ पे नहीं है। अगर आप जो है यहाँ पे ये कंडीशन फुलफ़िल नहीं कर पाते तो यहाँ पे आपको एक और कंडीशन मिलती है। अगर ये कंडीशन भी फुलफ़िल कर ली तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा है कि आप जो है हमारे लिए एक तरीके से रेसिडेंट ही है। ठीक है, लेकिन वो रेसिडेंट कैसा होगा, वो रेसिडेंट होगा यहाँ पे रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, यहाँ पे रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। यहाँ पे आप जो है कैसे हो सकते हैं यहाँ पे पर्सन रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है यहाँ पे कौन सी कंडीशन है और उसके बाद यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले तो आपको जो है यहाँ पे देखना है कि पर्सन कौन है। पर्सन क्या, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, तो यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे ये देखना है कि 182 डेज़ या फिर उससे ज़्यादा है या नहीं है। अगर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आप रेसिडेंट है, तो सीधे सीधे जो है आपको रेसिडेंट की कंडीशन फुलफ़िल कर लेनी है। लेकिन अगर यहाँ पे आप कह रहे हैं कि ये जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है वो ये 182 डेज़ की कंडीशन फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है, तो सिंपली आपको यहाँ पे आ जाना है कहाँ, ये कंडीशन पे। आपको सिंपली ये जो दो कंडीशन बताइए, अगर ये दो कंडीशन भी फुलफ़िल कर ली तो आप रेसिडेंशियल स्टेटस में आ जाएंगे। और रेसिडेंशियल स्टेटस क्या मिलेगा आपको, रेसिडेंशियल स्टेटस में आपको मिलेगा नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। मतलब कि रेसिडेंट तो है बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, रेसिडेंट तो है बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में आप आ जाएंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे दो कंडीशन कौन सी है वो देख लीजिए। देखिए 182 डेज या फिर उससे ज़्यादा तो आप कंडीशन फॉलो कर नहीं पाए, तो आपको यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि आपका प्रीवियस ईयर में जो आपका स्टे है इंडिया में, क्या वो 120 डेज या फिर उससे ज़्यादा है। ठीक है, अगर आप कहते हैं यस तो आपको और एक क्वेश्चन पूछा गया एंड है। ठीक है, एंड है, और एक क्वेश्चन पूछा गया कि उससे प्रीसीडिंग प्रीवियस 4 ईयर में, उसके प्रीसीडिंग प्रीवियस 4 ईयर में जो है टोटल स्टे वो 365 डेज या फिर उससे ज़्यादा है या नहीं है। ठीक है, ये पहली कंडीशन है। प्रीवियस ईयर में यहाँ पे कहा गया है कि प्रीवियस ईयर में जो है आपका स्टे 120 डेज या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए, और उसके प्रीसीडिंग जो है प्रीवियस 4 ईयर में जो है आपका स्टे यहाँ पे कहा गया है 365 डेज या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये कंडीशन भी फुलफ़िल कर लेते हैं तो आप एक तरीके से रेसिडेंशियल स्टेटस में आ जाएंगे। लेकिन रेसिडेंशियल स्टेटस कैसा मिलेगा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे ये पहली कंडीशन है, दूसरी कंडीशन भी फुलफ़िल करनी पड़ेगी, दूसरी कंडीशन भी फुलफ़िल करनी पड़ेगी। ये कंडीशन आपको फुलफ़िल करनी पड़ेगी कि आपकी जो इंडियन इनकम है,
जो इंडियन इनकम है वो 15 लाख से एक्सीड करनी चाहिए, ठीक है, मोर देन 15 लाख होनी चाहिए। ये दो कंडीशन अगर आप फुलफिल कर लेते हैं तो यस, तो आप जो है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। अगर ये दो कंडीशन भी फुलफिल नहीं कर पाए तो आप जो है नॉट रेसिडेंट है, ठीक है, तो आप रेसिडेंट नहीं है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ फिर से एक बार रिपीट कर दूँ कि 2% ऐसे हैं जहाँ पे 182 डेज या फिर उससे ज़्यादा कंडीशन देखनी है, दूसरी कंडीशन आपको नहीं देखनी। ऐसे पर्सन जो यहाँ पे आप जो है इंडिया से बाहर जाते हैं, मतलब कि आउटसाइड इंडिया जो एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए जाते हैं, और दूसरा मेंबर ऑफ क्रू है, और यहाँ पे इंडियन सिटीजन और इंडियन ओरिजिन है जो कभी कभी इंडिया में विजिट के लिए आते हैं। अगर ये पर्सन है तो आपको यहाँ पे सिंपली एक कंडीशन ही देखनी है, 182 डेज या फिर उससे ज़्यादा, ठीक है। तो ये कंडीशन देखनी है, अगर ये कंडीशन फुलफिल करते हैं तो आप रेसिडेंट है, अन्यथा नॉट रेसिडेंट है। ये पहले में, ठीक है, पहले में तो आपको सिंपली यही देखना है कि 182 डेज या फिर उससे ज़्यादा है, ठीक है, तो आप रेसिडेंट है, अन्यथा जो है आप नॉट रेसिडेंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बी पॉइंट में जो है आपको यहाँ पे सिंपली एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि अगर आप इंडियन ओरिजिन है, ठीक है, जो कभी कभी यहाँ पे इंडिया में विजिट के लिए आते हैं, तो यहाँ पे आपको जो है कंडीशन तो यहाँ पे सेम है, 182 डेज या फिर उससे ज़्यादा, ठीक है। 182 डेज या फिर उससे ज़्यादा है तब तो आप रेसिडेंट है। लेकिन अगर आप 182 डेज उससे ज़्यादा नहीं है तो सरकार ने कहा है यहाँ पे कि आपको एक और कंडीशन दी गई है, अगर ये भी फुलफ़िल कर ली, अगर ये भी फुलफ़िल कर ली तो आपको रेसिडेंशियल स्टेटस मिलेगा। कौन सा? रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का स्टेटस मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सी जो कंडीशन है, दोनों कंडीशन फुलफ़िल करनी पड़ेगी। सबसे पहली कंडीशन, प्रीवियस ईयर में 122 डेज या फिर उससे ज़्यादा, और उसके प्रीवियस 4 ईयर का जो है टोटल, प्रीसीडिंग प्रीवियस 4 ईयर का जो है टोटल 365 डेज या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए, और प्लस 15 लाख से जो है आपकी इनकम जो है एक्सीड करनी चाहिए। और ये इनकम कौन सी होनी चाहिए? ये इंडियन इनकम होनी चाहिए, ठीक है। क्रूज अराइज जो है इंडियन इनकम होनी चाहिए। ये इनकम कौन सी होती है अभी हम देखेंगे, चलिए। तो सबसे पहले तो आपको ये रेसिडेंशियल स्टेटस समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए अब डीम्ड रेसिडेंट पे। डीम्ड रेसिडेंट पे क्या होता है? डीम्ड रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, यहाँ पे जो है डीम्ड रेसिडेंट का मतलब होता है कि यहाँ पे डेज़ वगैरह कुछ चेक नहीं किया जाता है। डेज़ वगैरह कुछ भी यहाँ पे चेक नहीं करा जाता है। यहाँ पे सिंपली आपकी इनकम चेक करी जाती है। सिंपली यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं कि आप अगर जो है ऐसे इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, जिनकी इनकम जो है 15 लाख रुपीज़ से जो है आप एक्सीड कर चुके हैं, और प्लस 15 लाख से एक्सीड कर चुके हैं, और प्लस जो है आप यहाँ पे इस तरीके से ये इनकम कमा रहे हैं, इस तरीके से ये इनकम कमा रहे हैं कि किसी भी कंट्री में आपको जो है टैक्स पे नहीं करना पड़ता, ठीक है। मतलब कि आपकी जो है यहाँ पे प्लान ही कुछ इस तरीके से है कि कुछ ऐसे कंट्री में जो है इस तरीके से बिजनेस करते हैं कि आपको जो है यहाँ पे किसी भी तरीके का टैक्स पे नहीं करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि आप जो है इंडिया के लिए रेसिडेंट मान लिए जाएंगे। और रेसिडेंट कैसे? रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट मान लिए जाएंगे, और आपको आपके पास से टैक्स पे करवाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात है कि 15 लाख ये से एक्सीड करनी चाहिए, ठीक है। अमाउंट जो है आपकी इनकम जो है 15 लाख रुपीज़ से एक्सीड करनी चाहिए। 15 लाख या 15 लाख से एक्सीड नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 15 लाख रुपीज़ से एक्सीड करनी चाहिए आपकी इनकम। और प्लस प्लस आप जो है यहाँ पे किसी भी कंट्री में टैक्स पे करने के लिए लाइबल नहीं हो रहे, ये दोनों कंडीशन आप फुलफिल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जो है एक तरीके का रेसिडेंशियल स्टेटस दिया जाएगा। कौन सा? रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे आपको क्वेश्चन हो सकता है कि रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट से होता क्या है, मतलब कि आपको ये स्टेटस मिला, ये स्टेटस मिला, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो बेसिकली मैंने चैप्टर के पहले ही बता दिया था कि ये जो है बेसिकली आपको ये चेक करने की कारण क्या है, चेक करने का कारण है आपको टैक्स कैलकुलेट करना। तो अभी हम पे यहाँ पे जो है वही पॉइंट पे आ रहा है कि यहाँ पे ये रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट या फिर नॉन रेसिडेंट, ये जानने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि अभी हम थोड़ी देर में जो है वहीं पे आने वाले हैं। सिंपली अभी आप जो है रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का पूरा टॉपिक ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, अगर एचयूएफ का केस है, ये हमने देखा इंडिविजुअल का केस, ठीक है, ये सारा पॉइंट हम इंडिविजुअल के केस में पढ़ रहे थे। अगर आप एचयूएफ है, ठीक है, अगर यहाँ पे एचयूएफ है तो सिंपली आपको यहाँ पे एक ही चीज़ देखनी है कि क्या जो आपका जो मैनेजमेंट है, एचयूएफ का जो मैनेजमेंट है, जो कंट्रोल है, वो इंडिया से हो रहा है या फिर नहीं। अब यहाँ पे दो तरीके से हो सकता है, या तो होली आपका इंडिया से कंट्रोल है या फिर पार्टली कंट्रोल है। सर यहाँ पे पार्टली का मतलब होता है
यहाँ पे पार्टली कंट्रोल का मतलब होता है यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे देखना है कि थोड़ा बहुत भी कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, मतलब कि आप 100% डिसीजन लेते हैं, ठीक है, 100% में से मान लीजिए 2% भी डिसीजन आपने इंडिया से ले लिए तो यहाँ पे मान लिया जाएगा कि एच जो है वो रेसिडेंट है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ देखनी है कि क्या इंडिया से आपके जो है यहाँ पे कंट्रोल हो रहा है, सिचुएशन को जो है कंट्रोल इंडिया से किया जा रहा है, यस तो आप रेसिडेंट है, यस। अगर एच के जो है कंट्रोल इंडिया से बिल्कुल भी नहीं हो रहे, बिल्कुल भी नहीं हो रहे, तो नो आप रेसिडेंट नहीं है, ठीक है। ये समझ में आया। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे अगर एच जो है यहाँ पे रेसिडेंट है, एच जो है, पहले तो मैंने आपको ये बता दिया कि एच रेसिडेंट है या फिर नहीं है, ठीक है। अगर आपके रेसिडेंट है एच तो फर्दर आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपका जो है ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ठीक है। वो नॉन रेसिडेंट है तब तो कोई दिक्कत नहीं, उसके आगे कोई बाइफर्केशन नहीं। लेकिन अगर एच रेसिडेंट है तो वही हमने जो ऊपर बताया कि दो बाइफर्केशन और हो गए कि क्या वो ऑर्डिनरी है या फिर नॉट ऑर्डिनरी। तो ये कैसे पता चलेगा? सबसे पहले तो आपको ये समझ में आया कि रेसिडेंट है या फिर नहीं, कैसे पता चलेगा? सिंपल सी बात है, उनका कंट्रोल जो है वो इंडिया से हो रहा है, थोड़ा बहुत भी कंट्रोल जो है इंडिया से है, वो रेसिडेंट है। अगर कंट्रोल नहीं है तो नॉन रेसिडेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली जो है आपको अगर एच के ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी चेक करना है तो सिंपली एच के जो करता है, ठीक है, एच के जो करता है वहाँ पे चला जाना है और एच के कर्ता को जो है यहाँ पे डेज वाइज आपको चेक करना है कि क्या वो ऑर्डिनरी है या फिर नॉट ऑर्डिनरी। वो कंडीशन कौन सी है? वो कंडीशन जो हमने पढ़ ली वही कंडीशन है, एडिशनल कंडीशन, ठीक है। अगर एच के कर्ता जो है ये दो कंडीशन फुलफिल कर लेते हैं तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, वो एच भी ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। अगर ये दो कंडीशन में से एक भी कंडीशन आप फुलफिल नहीं कर पाए तो आप रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ठीक है। ये वापस याद करवा दूँ, प्रीवियस प्रीसीडिंग 10 ईयर्स का जो है यहाँ पे 10 ईयर्स में से आप 2 ईयर्स रेसिडेंट होने चाहिए और प्लस दूसरी कंडीशन भी फुलफिल करनी है, प्रीसीडिंग प्रीवियस 7 ईयर में से आपका जो टोटल स्टे है इंडिया में वो 730 डेज या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आना है, यहाँ पे देव जो है यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको कहा गया है कि फर्म है, एओपी है, बीओआई है, ठीक है। अगर आपका ये पर्सन है तो आपको यहाँ पे सिंपली यहाँ पे दो ही चीज़ें देखी जाती है, रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। याद रखिएगा यहाँ पे जो है आप अगर इंडिविजुअल है और यहाँ पे आप अगर इंडिविजुअल है, ठीक है, और एचयूएफ है तो उस केस में जो है आप रेसिडेंट है, ठीक है। तो जो है फर्दर जो है बाइफर्केशन आपको देखने को मिलता है कि क्या वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। लेकिन अगर यहाँ पे कंपनी वगैरह का केस है तो यहाँ पे ऐसा कोई बाइफर्केशन नहीं होता, सिंपली आपको यहाँ पे यही देखा जाता है कि वो रेसिडेंट है या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। यहाँ पे जो है आपका रेसिडेंट है या फिर नॉट रेसिडेंट, ठीक है। बाइफर्केशन सिर्फ और सिर्फ दो ही केस में देखा जाएगा, अगर आपका इंडिविजुअल का केस है, अगर आपका जो है यहाँ पे एचयूएफ का केस है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखना यहाँ पे कि फर्म है, एओपी है, तो उस केस में आपको सिंपली वही चीज़ जो मैंने एचयूएफ में पढ़ाई कि कंट्रोल अगर आपका इंडिया से होता है, चाहे वो होली कंट्रोल है या फिर पार्टली कंट्रोल है, अगर इंडिया से होता है तो आप रेसिडेंट है, अन्यथा वो रेसिडेंट नहीं है, ठीक है। कंपनी के केस में किस तरीके से होगा? कंपनी के केस में बहुत ही सिंपल सी बात है, आपका जो है यहाँ पे पोयम किस तरीके से, ठीक है। अगर पोयम जो है वो इंडिया से है, पोएम का मतलब होता है यहाँ पे इफेक्टिव मैनेजमेंट, आपका मैनेजमेंट जो है वो इंडिया से होता है, आपका जो मैनेजमेंट है वो इंडिया से होता है तो आप जो है यहाँ पे रेसिडेंट है। अगर इंडिया से जो है आपका पोएम नहीं है तो आप सिंपली नॉन रेसिडेंट है, ठीक है। फर्दर आपको यहाँ पे कोई चेक नहीं करना है कि वो जो है ऑर्डिनरी है नॉट ऑर्डिनरी, ठीक है, यहाँ पे वो केस आता ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपको दो ही चीज़ें देखनी है, रेसिडेंट है या फिर नॉट रेसिडेंट, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ बाइफर्केशन सिर्फ और सिर्फ मैंने बता दिया कि इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, वहीं पे आप जो है यहाँ पे चेक करते हैं। अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि रेसिडेंट, ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी ये चेक क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पे आपको जो है सिंपली यहाँ पे टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी होती है और यहाँ पे देखिए कि वही टैक्स लाइबिलिटी है जो आपको यहाँ पे पढ़नी है। आपने सबसे पहले ये सीख लिया कि ये तीन चीज़ें किस तरीके से निकलती है। तो सिंपली देखिए यहाँ पे अगर आप पर्सन है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट तो ऑलमोस्ट आपके लिए सभी इनकम, सभी तरीके की इनकम जो है टैक्सेबल है, आपके लिए सभी तरीके की इनकम जो है टैक्सेबल है। चिंता नहीं करना, आपके जो है आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन डाल रखे हैं, क्वेश्चन हम हर एक क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लेंगे। अगर आप जो है यहाँ पे नॉन रेसिडेंट है,
नॉन रेसिडेंट है तो सिर्फ और सिर्फ वही इनकम जो इंडिया से रिलेट करती है, वही इनकम जो अक्रूज और अराइज इन इंडिया है, वही इनकम टैक्सेबल होगी। आप दूसरी इनकम जो भी कमा रहे हो वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी अगर आप नॉन रेसिडेंट है। तो मैंने यहाँ पे दो चीज़ बता दी, रेसिडेंट है तो हर एक तरीके की इनकम जो है टैक्सेबल होगी, चाहे आप फॉरेन से कमा रहे हैं या चाहे आप इंडिया से कमा रहे हैं, चाहे वो इंडिया से रिलेटेड है या फिर नहीं है, सारी इनकम जो है टैक्सेबल होगी। लेकिन अगर आप नॉन रेसिडेंट है तो सिर्फ और सिर्फ वही इनकम जो इंडिया से रिलेटेड है, वही इनकम जो है आपके लिए टैक्सेबल होगी। लेकिन अगर आप जो है यहाँ पे रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज़ें देखनी है कि क्या जो आपका बिजनेस है, जो आपका बिजनेस है, जो इनकम है, वो इनकम से जो आपकी बिजनेस इनकम है, जो बिजनेस इनकम है, वो आपकी जो है इनकम इंडिया से रिलेटेड है या नहीं है। मतलब कि अराइज और अक्रूज इन इंडिया है या फिर नहीं, ठीक है। और या फिर आपका जो है यहाँ पे प्रोफेशन जो है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका प्रोफेशन जो है वो आपका सेटअप हुआ है इंडिया में या फिर नहीं। बड़े ध्यान से देखिएगा, आपका अगर बिजनेस इनकम जो है, जो आपका कंट्रोल इंडिया से होता है, ठीक है। दो पॉइंट यहाँ पे बताए हैं। एक तो सबसे पहले बिजनेस की बात करी गई है कि बिजनेस में किस तरीके से, बिजनेस में यहाँ पे बात करी गई है कि आपका जो कंट्रोल है वो इंडिया से होता है, ठीक है। ठीक है, इंडिया से होता है। और दूसरी बात करी गई कि आपका अगर प्रोफेशन है तो यहाँ पे जो प्रोफेशन का सेटअप है, वो सेटअप जो है इंडिया में होना चाहिए, ठीक है। अगर ये दो कंडीशन भी फुलफिल कर लेते हैं तो नॉन रेसिडेंट के लिए वो जो है इनकम टैक्सेबल होगी, और इसके अलावा कोई भी इनकम है तो वो टैक्सेबल नहीं होगी, ठीक है। नॉन रेसिडेंट के लिए इसके अलावा कोई भी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। इससे रिलेटेड इलुस्ट्रेशन है, हम देखेंगे, ठीक है। ये पॉइंट हम देखेंगे। आइए, यहाँ पे सारा का सारा जो है कॉन्सेप्ट खत्म होता है। अब आइए यहाँ पे क्वेश्चन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। चलिए, इलुस्ट्रेशन नंबर 1 पे आइए। सबसे पहले यहाँ पे जो है पूरा इलुस्ट्रेशन हम लिख के जो है प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। चलिए, इलुस्ट्रेशन 1 देखना है। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको यहाँ पे मिस्टर आनंद जो है इंडियन सिटीजन है, और सबसे पहले ये वर्ड दिखना चाहिए कि आपका जो है ये मेंबर ऑफ क्रू है। और मेंबर ऑफ क्रू है तो मैंने बताया था कि 182 डेज या फिर उससे ज़्यादा, वही कंडीशन चेक करनी है, उससे ज़्यादा नहीं देखना है। तो यहाँ पे देखिए, इन लोगों ने यहाँ पे कहा है कि ये जो पर्सन है, जो मेंबर ऑफ क्रू जो है, ये मिस्टर आनंद, ये 6 जून को जो है इंडिया से जा रहे हैं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए, मतलब कि बाहर जा रहे हैं। और यहाँ पे कहा गया कि प्रीसीडिंग जो प्रीवियस 4 ईयर का टोटल भी दे रखा है कि वो जो है 400 डेज है। लेकिन हमें यहाँ पे ये देखना ही नहीं होता है, ठीक है। हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन देखनी होती है कि प्रीवियस ईयर में जो है आपका फोर प्रीवियस ईयर में जो है आपको 182 डेज है या फिर नहीं है, ठीक है। अगर आप रेसिडेंट है तो फर्दर आपको चेक करना पड़ेगा कि ऑर्डिनरी है या फिर नॉट ऑर्डिनरी, ठीक है। तो यहाँ पे मेंबर ऑफ क्रू है, आप सीधी सी बात है, तो 182 डेज है या फिर नहीं है देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको जो है, यहाँ पे आपका साइनिंग ऑफ डेट कौन सी है, साइनिंग ऑफ डेट यहाँ पे है 9 दिसंबर, मतलब कि 6 जून को जो है आप गए थे और 9 दिसंबर को वापस आ गए। लेकिन याद रखना, जब भी आप जो है मेंबर ऑफ क्रू की बात कर रहे हैं तो ज्वाइनिंग एंड साइन ऑफ दोनों जो है डेट को एक्सक्लूड करके चलेंगे, ठीक है। ये डेट भी आप जो है रेसिडेंशियल जो 182 डेज आप कैलकुलेट करेंगे, 182 डेज कैलकुलेट करेंगे, उसमें ये डेट नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आप समझ लीजिए, यहाँ पे जो है कैलकुलेट कीजिए आप जो है, ईयर कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल से आपको डेज जो है इंडिया में कब तक थे, 5 जून तक। यहाँ पे ये डेट नहीं लेना है, एक्सक्लूड करना है, ठीक है। तो 5 जून तक ये डेज आपको देख लेना है, ठीक है, ये डेज आपको देख लेना है। और प्लस फिर 9 दिसंबर को आप वापस आ गए, लेकिन ये डेट भी एक्सक्लूड करके चलेंगे। तो 10 दिसंबर से 31 मार्च तक, ठीक है, 31 मार्च तक ये डेट आपको जो है, ये डेज आपको जो है कैलकुलेट कर लेने हैं। अगर वो 182 डेज या फिर उससे ज़्यादा होते हैं तो सिंपली आपको जो है वो रेसिडेंट है, ऐसा यहाँ पे जान लेना है। अगर वो रेसिडेंट है तो फर्दर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो ऑर्डिनरी है फिर नॉट ऑर्डिनरी। तो यहाँ पे जो है कैलकुलेशन करी गई है डेज़ की, और यहाँ पे ये पता चला कि 187 डेज़ आपके जो है यहाँ पे इंडिया में नहीं थे। मतलब कि यहाँ पे जो मैंने कहा कि आपके ये डेज़ का टोटल आप जल्दी से कैलकुलेटर से लिख गइए फटाफट। आपका कितने डेज़ आ रहा है, आपका यहाँ पे डेज़ आएगा 178 डेज़, मतलब कि 182 डेज़ से कम है तो सिंपली आप जो है एक तरीके से नॉन रेसिडेंट है। क्लियर है, आप जो है एक तरीके से नॉन रेसिडेंट है।
इसके बाद सेकंड इलस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे सेकंड इलस्ट्रेशन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले तो यहाँ पे कहा गया है कि एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है ब्रूट ली, ठीक है, और यहाँ पे कहा गया है कि 100 डेज एवरी ईयर जो है यहाँ पे इंडिया में रहने के लिए आते हैं, सिर्फ और सिर्फ 100 डेज। यहाँ पे सबसे पहले पूछा गया है कि फाइनेंशियल आपको जो है यहाँ पे फाइंड आउट रेसिडेंशियल स्टेटस आपको निकालना है। देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे आपके जो है दो कंडीशन मिलती है, अगर प्रीवियस ईयर में 182 डेज है या फिर नहीं है, तो यहाँ पे तो सीधी इसने कहा है कि हर फाइनेंसिंग ईयर में जो है वो सिर्फ और सिर्फ 100 डेज के लिए आता है। मतलब कि यहाँ पे जो है आपका प्रीवियस ईयर जो है वो 22-23 है, 22-23 है, तो उसमें भी आपने जो है 100 डेज ही स्टे किया होगा। मतलब कि आप फर्स्ट कंडीशन को जो फुलफिल नहीं कर रहे, तो सेकंड कंडीशन आपको मिलेगी, सेकंड कंडीशन आपको मिलेगी। तो सेकंड कंडीशन याद रहे, वो सिर्फ और सिर्फ 2% ऐसे हैं जिन्हें सेकंड कंडीशन नहीं मिलेगी। कौन से पर्सन याद कीजिए फिर से फटाफट, कौन से 2% थे? वो पर्सन था एक तो सबसे पहले कि वो जो एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए बाहर जा रहा है, चाहे वो मेंबर ऑफ क्रू है या फिर एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए वो खुद बाहर जा रहा है इंडिया से बाहर, ठीक है। और दूसरा पर्सन था इंडियन ओरिजिन, ठीक है। इंडियन ओरिजिन जो बाहर ही रहते हैं इंडिया में, उनके फादर ग्रैंडफादर जो इस तरीके से इंडियन ओरिजिन है, लेकिन वो इंडिया से बाहर स्टे करता है और कभी कभी जो है विजिट के लिए इंडिया में आता है। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी इसने ये नहीं कहा कि ये इंडियन ओरिजिन है, तो आपको एजम्पशन नहीं लेनी है, ठीक है। कहीं पे नहीं कहा है मतलब कि वो इंडियन ओरिजिन नहीं है। ओके, तो यहाँ पे देखिए सिंपली यहाँ पे जो है ये इंडियन ओरिजिन नहीं है, मतलब कि आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों कंडीशन मिलती है, 182 डेज वाली और प्रीवियस ईयर में 60 डेज वाली, ठीक है। पहली तो कंडीशन फुलफिल हो नहीं रही है क्योंकि उसने ही कहा है कि हर साल जो है वो 100 डेज के लिए ही आते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर में जो है यहाँ पे देखना है कि 60 डेज और उसके प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर में जो है 365 डेज या फिर उससे ज़्यादा है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए प्रीवियस ईयर में जो है, प्रीवियस ईयर में तो 60 डेज हो रहे हैं क्योंकि हर साल जो है वो 100 डेज के लिए आते हैं। उसके प्रीवियस प्रीसीडिंग 4 ईयर का जो है टोटल मुझे 365 डेज या फिर उससे ज़्यादा चाहिए। अगर ये फुलफ़िल हो जाता है तो आप जहाँ जी रेसिडेंट है, तो यहाँ पे हर साल जो है वो 100 डेज़ के लिए आते हैं। तो 100 डेज़ के लिए हर साल आते हैं, तो इसका टोटल लगाइए प्रीवियस 4 ईयर का, तो ये आपका टोटल आ रहा है 400 डेज़। तो ऑब्वियसली ये 400 डेज़ 365 डेज़ या फिर उससे ज़्यादा है। तो अगर ये फुलफ़िल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये जो है रेसिडेंट है। और जैसे कि मैंने कहा कि अगर रेसिडेंट है तो सिंपली आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि ये ऑर्डिनरी है या फिर नॉट ऑर्डिनरी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि कंडीशन बताई थी, कौन सी कंडीशन जो है आपको प्रीसीडिंग प्रीवियस 10 ईयर में 2 ईयर्स जो है आपको रेसिडेंट होना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी कंडीशन थी कि प्रीसीडिंग जो प्रीवियस 7 ईयर है उसका जो टोटल स्टे है, 7 ईयर का टोटल स्टे है वो 729 डेज या फिर 730 डेज या फिर उससे ज़्यादा 730 डेज भी हो जाए तो आपकी जो है यहाँ पे कंडीशन फुलफ़िल हो जाएगी। ये दोनों कंडीशन अगर फुलफ़िल करते हैं तो रेसिडेंट प्लस ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहे जाएंगे। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन आपने फुलफ़िल नहीं की तो आप रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट साबित होगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये जब आप ये कैलकुलेशन करें तो मेरी एडवाइस है कि सबसे पहले ये आप जो है सेकंड कंडीशन सबसे पहले चेक कर लीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ कंडीशन जो है इससे ही आपको पता चल जाएगा कि वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या फिर नहीं है, ठीक है। सबसे पहले ये सेकंड कंडीशन ही चेक करना मेरी एडवाइस है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रीसीडिंग प्रीवियस 7 ईयर मतलब कि प्रीवियस ईयर आपका जो भी चल रहा है 22-23, ठीक है, उसके प्रीसीडिंग 7 ईयर का टोटल 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे जो है 7, ठीक है। प्रीसीडिंग प्रीवियस 7 ईयर का टोटल जो है मुझे 7 आपका जो है 29 डेज, सॉरी 730 डेज है, 730 डेज या फिर उससे ज़्यादा मुझे चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही कहा है कि प्रीवियस 10 ईयर तक जो है 100 डेज़ के लिए आए थे, तो ऑब्वियसली 7 ईयर्स में तो 100 डेज़ है ही है, ठीक है। तो हर साल जो है वो 100 डेज़ के लिए आते हैं, तो ऐसे यहाँ पे हर साल 100 डेज़ के लिए आते हैं, तो पूरे 7 ईयर्स का जो टोटल होगा वो 700 डेज़ होगा, जो ऑब्वियसली 730 डेज़ की क्राइटेरिया को मैच नहीं कर पा रहा है। और ये मैच नहीं कर पा रहा है, कोई एक कंडीशन भी फुलफ़िल नहीं हुई तो आपको दूसरी कंडीशन देखने की ज़रूरत नहीं है। ये कंडीशन फुलफ़िल नहीं हुई, सीधी सी बात है आप नॉन रेसिडेंट है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या है, दोनों कंडीशन फुलफ़िल करनी पड़ेगी, ठीक है।
तो कहीं पे भी आप ये चेक कर रहे हैं तो पहले यही चेक करना सेकंड कंडीशन। और अगर ये फुलफिल ना हो तो सीधे सीधे कोई भी कैलकुलेशन छोड़ देना। ये फुलफिल ना हो तो सिंपली आपको जो है ये कैलकुलेशन करके दिखा देना कि 700 डेज है, 729 से एक्सीड नहीं कर रहा है, ठीक है, 729 डेज से एक्सीड नहीं कर रहा है, तो फिर आप सिंपली जो है लिख देना कि वो रेसिडेंट तो है बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। क्लियर है, सिंपल सी बात थी। ओके, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आइए। सेकंड क्वेश्चन पे आइए, यहाँ पे कहा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वुड योर आंसर आंसर चेंज इफ अबोव फैक्ट रिलेटेड टू श्रीनाथ। अब यहाँ पे वर्ड क्या कहा गया है कि एन इंडियन सिटीजन है, वो एक इंडियन सिटीजन है, जो मैंने कहा था सेकंड कंडीशन, जो 2% बताए थे। कौन से 2%? एक तो जो है आउटसाइड इंडिया जो है जा रहा है एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए, ठीक है, आउटसाइड इंडिया। और दूसरा जो मैंने कहा था इंडियन सिटीज़न या फिर इंडियन ओरिजिन, ठीक है, इंडियन ओरिजिन। तो ये वही है, इंडियन सिटीज़न यहाँ पे वर्ड यूज़ करा गया है, इंडियन सिटीज़न, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये वो पर्सन है, तो अगर वो पर्सन है तो सिर्फ और सिर्फ इसे जो है एक ही कंडीशन देखनी है, 182 डेज़ या फिर उससे ज़्यादा, ठीक है, 182 डेज़ या फिर उससे ज़्यादा। और फिर और एक कंडीशन देखने को मिलेगी जो चार्ट से मैंने बताया, ठीक है, जो चार्ट से मैंने बताया 120 डेज़ वाली, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिंपल से सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि 182 डेज़ या फिर उससे ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में हर साल जो है वो सिर्फ और सिर्फ 100 डेज़ के लिए ही आते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन तो उन्होंने फुलफ़िल नहीं करी है। तो यहाँ पे एक और कंडीशन मिलती है, एक और कंडीशन मिलती है जो मैंने आपको बताई थी चार्ट के फॉर्म में, जो है मैंने आपको ये बता दी थी, और वो वापस मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 182 डेज़ या फिर उससे ज़्यादा आप फुलफ़िल नहीं कर पा रहे, ठीक है, आप फुलफ़िल नहीं कर पा रहे, तो सिंपली आपको जो है एक और कंडीशन देखने को मिलती है कि प्रीवियस ईयर में 120 डेज़ या फिर उससे ज़्यादा, या फिर आपकी जो है इनकम, ये तो करना ही करना है, प्रीवियस ईयर में 120 डेज़ या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए, और प्रीसीडिंग जो 4 ईयर है उसका जो टोटल है 365 डेज़ या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए, और प्लस प्लस आपकी इनकम 15 लाख रुपीज़ से, इंडियन इनकम जो है 15 लाख रुपीज़ से एक्सीड करनी चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखते ही हमें पता चल गया कि 120 डेज से एक्सीड तो हो नहीं रहा है, क्योंकि हर साल जो है वो 100 डेज़ के लिए ही आते हैं सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो हर साल अगर 100 डेज़ के लिए ही आते हैं तो यहाँ पे हमारा जो है आंसर चेंज नहीं होगा, यहाँ पे आंसर जो है चेंज होगा, यहाँ पे जो है आप नॉन रेसिडेंट है, ठीक है, नॉन रेसिडेंट है, यहाँ पे आपका आंसर होगा कि आप नॉन रेसिडेंट है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वुड योर आंसर चेंज, अगर अभी भी पूछ रहा है कि श्रीनाथ के केस में अगर अभी भी आपका कोई आंसर चेंज होने वाला है, कि अगर वो कह दे कि विजिट इन इंडिया हर साल जो है वो 120 डेज आते हैं, मतलब कि ये जो ऊपर कह रहा था ना कि 100 डेज है, उसे चेंज कर दिया 120 डेज से। तो यहाँ पे सिंपली हमें ये देखना है कि सबसे पहली कंडीशन तो हमें यही देखनी है कि 182 डेज़ या फिर उससे ज़्यादा हो रहा है या फिर नहीं, ठीक है। तो ये तो हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे अगर इंडियन ओरिजिन और इंडियन सिटीज़न का केस है तो आपको एक और कंडीशन देखने को मिलती है कि 120 डेज़ या फिर उससे ज़्यादा कर लो, और उसकी के साथ प्लस प्रीसीडिंग प्रीवियस 4 ईयर का जो टोटल है, प्रीसीडिंग प्रीवियस 4 ईयर का जो टोटल है वो 365 डेज़ या फिर उससे ज़्यादा कर लो, ठीक है। और प्लस इसी के साथ आप 15 लाख से एक्सीड कर जाओ अपनी इनकम। अगर ये फॉलो कर दिया तो आप जो है रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएंगे, आप रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएंगे। तो चलिए ये देख लेते हैं कि ये कंडीशन फुलफिल होती है या फिर नहीं। तो देखिए प्रीवियस ईयर में 120 डेज़ है या फिर नहीं है, जी हाँ जी, हर साल जो है 120 डेज़ के लिए आ रहे हैं। ओके, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो इसी के साथ आपको देखना है कि प्रीसीडिंग प्रीवियस 4 ईयर का टोटल 365 डेज़ या उससे ज़्यादा हो नहीं रहा है, ठीक है, हो रहा है या फिर नहीं। तो देखिए प्रीवियस ईयर में तो आपका जो है 120 डेज़ है, तो यस, पहली कंडीशन फुलफिल, 120 डेज़ है। ओके, उसके प्रीसीडिंग 4 ईयर का टोटल बताओ, 1 2 3 4, इसका टोटल, तो यहाँ पे उसने कहा है कि हर साल 120 डेज़ के लिए आते हैं, मतलब कि 120 120 120 और 120, इसका टोटल करेंगे तो 480 डेज़ आपके आ रहे हैं, इसका टोटल करेंगे 480 डेज़ आ रहे हैं, ऑब्वियसली आपके 365 डेज़ से ज़्यादा हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये सबसे पहली कंडीशन, ये जो आपकी सबसे पहली कंडीशन है वो फुलफ़िल हो गई है। तो इसी के साथ आपको ये देखना होगा कि आपकी जो इनकम है ये भी फुलफ़िल करनी पड़ेगी, ठीक है, पूरी कंडीशन फुलफ़िल करनी पड़ेगी। तो आपको यहाँ पे जो है रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का स्टेटस मिलेगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे देखना है कि 15 लाख से इनकी इनकम एक्सीड हो रही है या फिर नहीं।
क्वेश्चन में यहाँ पे बताया ही नहीं है कि उनकी इनकम कितनी है, इनकम के बारे में कोई बात नहीं करी गई है। अगर इनकम के बारे में बात नहीं करी गई है तो आपको दो एजम्पशन लिखनी है। एक तो आपकी इनकम एक्सीड नहीं कर रही है, अगर एक्सीड नहीं कर रहे हैं तो सिंपली आप नॉन रेसिडेंट है, ठीक है। और अगर एक्सीड कर रही है तो सिंपली आप रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। याद रखिएगा, क्वेश्चन में अगर ये नहीं बताया कि इनकम कितनी है तो आपको दोनों एजम्पशन लिखनी है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे आईसीआई ने भी वही लिखा होगा। जी, यहाँ पे देखिए लिखा है कि अगर आपकी 15 लाख रुपीज़ से अगर इनकम जो है आपकी इंक्रीज हो गई है, ठीक है। आप जो बेसिक कंडीशन है वो तो फुलफिल कर ही रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बता दिया कि बेसिक कंडीशन जो है वो तो आप फुलफिल कर ही रहे हैं, ठीक है। आपको सिंपली यहाँ पे देखना है कि 15 लाख से अगर आपकी इनकम जो है एक्सीड हो गई तो सिंपली आप जो है कौन बन जाएंगे, आप बन जाएंगे रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। आप बन जाएंगे रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। लेकिन अगर आपकी जो है 15 लाख से इनकम एक्सीड नहीं करती है, डज नॉट एक्सीड, तो सिंपली आप जो है बन जाएंगे नॉन रेसिडेंट, ठीक है। आप बन जाएंगे नॉन रेसिडेंट। ओके जी, यहाँ पे सिंपल सी बात थी जो आपको समझ में आई होगी। सबसे आसान क्वेश्चन इलुस्ट्रेशन 3। सिंपली आपको यहाँ पे ये पूछा गया है कि रेसिडेंशियल स्टेटस जानना है, तो आप जो है सिंपली पहली कंडीशन देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में जो है 182 डेज है या फिर नहीं है। अगर पहली कंडीशन जो है फुलफिल नहीं हो रही है तो सेकंड कंडीशन पे जाएंगे। यहाँ पे कहा गया कि मिस्टर बी जो है कैनेडियन सिटीज़न है। सीधी सी बात है, कैनेडियन सिटीज़न है तो दोनों जो है आपको ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। दोनों ऑप्शन कौन से पर्सन को नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ वही जो आउटसाइड इंडिया जा रहे हैं और इंडियन ओरिजिन है, तो उन्हें जो है दूसरा ऑप्शन नहीं मिलेगा, उन्हें सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलेगा 182 डेज। लेकिन यहाँ पे वो कोई यहाँ पे बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सीधा साधा पर्सन है, तो यहाँ पे दोनों कंडीशन आपको देखनी मिलेगी, दोनों में से कोई एक फुलफिल कर दो, आप जो है काम हो जाएगा, ठीक है। और अगर फुलफिल नहीं कर पाए तो आप नॉन रेसिडेंट है। सिंपल है, कैलकुलेशन कर लेना। ओके, रिवीजन है तो यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट। ओके, अब यहाँ पे कहा गया है कि एच यू एफ का केस है, इलुस्ट्रेशन फॉर एच यू एफ का केस है। सिंपली सी बात है, यहाँ पे जो है ऑस्ट्रेलियन यहाँ पे बात करी गई है एच यू एफ। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, आपको ये देखना है कि कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, डिसीजन जो है यहाँ पे कहा गया है कि डिसीजन आर टेकन देयर। तो सीधी सी बात है, एच यू एफ जो है वो नॉन रेसिडेंट है, ठीक है। एच यू एफ जो है वो नॉन रेसिडेंट है। यहाँ पे देख लेना कि एच यू एफ की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे देख लीजिएगा कि सारे सारे डिसीजन जो है वो आउटसाइड इंडिया ले जा रहे हैं, तो एच यू एफ जो है वो नॉन रेसिडेंट है। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पे जो मिस्टर ई जो है करता है, उनके लिए स्पेसिफिकली जो आप रेसिडेंशियल स्टेटस निकालो, तो उनके जो है डेज यहाँ पे देख लेना, ठीक है। अगर वो 182 डेज या पहली कंडीशन या फिर दूसरी कंडीशन कोई भी फुलफिल कर लेते हैं तो यहाँ पे सिंपली आप जो है रेसिडेंट है। तो यहाँ पे तो उनका जो स्टे है, उनका जो स्टे है प्रीवियस ईयर का वो 245 डेज है, तो ऑब्वियसली वो जो है रेसिडेंट है, ठीक है, रेसिडेंट है। अगर रेसिडेंट है तो सिंपली आपको जो है आगे दो चीज़ें देखनी होगी कि वो ऑर्डिनरी है या फिर नॉट ऑर्डिनरी। तो यहाँ पे देखिए कर्ता के बारे में यहाँ पे कहा गया है कि वो जो है कोलकाता में बोर्न हुए हैं, ठीक है, कोलकाता में बोर्न हुए। और यहाँ पे कहा गया है कि वो आफ्टर 15 ईयर 15 साल बाद जो है वो आए हैं प्रीवियस ईयर में। तो सीधी सी बात है, उनका स्टे जो है प्रीवियस ईयर में सिर्फ और सिर्फ ईयर है, प्रीवियस ईयर में सिर्फ और सिर्फ 245 डेज रहे, उससे प्रीवियस तो है ही नहीं इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो वो दो कंडीशन है एडिशनल, कौन सी कंडीशन कि प्रीवियस 10 ईयर में जो है आपका 2 साल जो है रेसिडेंट होना चाहिए, और प्लस दूसरी कंडीशन कौन सी थी, दूसरी कंडीशन 7 ईयर जो है उसमें 729 डेज या फिर उससे 729 डेज से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। या फिर मैं दूसरी भाषा में कहूँ तो 730 डेज या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। ये आप फुलफिल नहीं कर पाओगे क्योंकि आप प्रीवियस ईयर में तो इंडिया में थे ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके जो है प्रीवियस ईयर में थे, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में तो इंडिया में थे ही नहीं 15 साल के लिए। तो यहाँ पे आप जो है रेसिडेंट तो है बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ठीक है। इसके बाद आप आ जाइए इलुस्ट्रेशन नंबर आप आ जाइए 5 पे। इलुस्ट्रेशन नंबर 5 पे आ जाइए। बेसिकली ये क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले कहा गया है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। यहाँ पे आपको तीनों चीज़ों के जो है आपको इनकम माननी है या फिर नहीं माननी है, यह पूछी गई है कि अगर आप पर्सन जो है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। देखिए, इनके बारे में मैंने कहा था हर एक इनकम जो है टैक्सेबल होगी, ठीक है। रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ दो ऐसी इनकम लिखवाई थी, अगर वो है तो टैक्सेबल है, बाकी कोई भी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। और नॉन रेसिडेंट के लिए तो मैंने बता दिया था कि सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम है, ठीक है।
अगर इंडियन इनकम है तो आपकी टैक्सेबल होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है, इंडियन इनकम है तो आपको हर एक को पे करना पड़ेगा, याद रखिएगा। अगर इंडियन इनकम है तो हर एक कोई भी पर्सन हो, चाहे वो नॉन रेसिडेंट हो, रेसिडेंट ऑर्डिनरी हो, नॉट ऑर्डिनरी हो, सबको जो है टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, ओके चलिए। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे कहा गया है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। यहाँ पे देखना वर्ड इंडियन कंपनी है। अगर इंडियन कंपनी है तो हर एक के लिए जो है टैक्सेबल है। उसके बाद यहाँ पे कहा गया कि जैपनीज़ कंपनी है और अमाउंट जो है वो जापान में रिसीव हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। कंपनी भी जापान है और जापानीज़ में ही आपका जो है अमाउंट रिसीव हुआ है। तो इंडिया से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, तो सीधी सी बात है वो रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए तो हर एक इनकम जो है टैक्सेबल है। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए हर एक इनकम टैक्सेबल है, लेकिन उन दोनों के लिए नहीं होगी। ठीक है, ये दोनों के लिए सिर्फ और सिर्फ वो इनकम जो इंडिया से रिलेटेड है वही आपको देखनी है। ठीक है, रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए तो हर एक इनकम है। इनके लिए जो है यहाँ पे आपको जो है मैंने कहा, फिर से एक बार आपको जो है वो चार्ट याद करवा दूँ जो आपको यहाँ पे पढ़ाया गया था, वो ध्यान में लेना है आपको। ठीक है, देखिए ये वाली बात, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए हर एक इनकम टैक्सेबल है। नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो इंडिया से इनकम जितनी भी है वो तो हर एक के लिए टैक्सेबल है। ठीक है, इंडिया की इनकम हर एक के लिए टैक्सेबल है। अगर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो यहाँ पे ध्यान रखना कि आप जो है दो चीज़ें देखेंगे। एक तो बिजनेस जिसका कंट्रोल इंडिया से है वो भी आपका टैक्सेबल होगा नॉन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए, और प्लस प्रोफेशन जिनका सेटअप इंडिया में है वो आपको टैक्सेबल करना है। और नॉन रेसिडेंट के लिए तो सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम ही, जो इंडिया की अराइज इनकम मानी जाती है, वही टैक्सेबल होगी। ठीक है, वही टैक्सेबल होगी। तो आइए इलुस्ट्रेशन नंबर हम जो 5 कर रहे थे वहाँ पे आ जाइए। देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले ये समझा दिया कि आपका जापानीज़ कंपनी इंडिया से कोई रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन में यहाँ पे कहा है, इसके बाद क्वेश्चन में कहा है कि जो है एक रेंट है, प्रॉपर्टी है, कहाँ से, लंदन से। अगर लंदन से है और यहाँ पे कहा गया कि अमाउंट भी जो है लंदन में ही रिसीव हुआ है, फिर उसके बाद इंडिया में लाया गया है, लेकिन यहाँ पे देखना है प्रॉपर्टी भी लंदन की है और अमाउंट भी लंदन में रिसीव हुआ है, इंडिया से रिलेटेड नहीं है। और अगर इंडिया से कुछ भी रिलेटेड नहीं है तो सीधी सी बात है वो जो आपके दो पर्सन है, नॉट ऑर्डिनरी और नॉन रेसिडेंट, इनके लिए कोई भी टैक्सेबल नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट के लिए ही टैक्सेबल होगी। और याद रहे कि अगर आप रेंटल प्रॉपर्टी है, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आप पढ़ चुके हैं, 30% आपको डिडक्शन मिलता है। तो यहाँ पे जो आपकी 75,000 है, 75,000 में से 30% डिडक्शन मिलेगा और जितनी भी इनकम आई वो टैक्सेबल होगी 52,500। ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे देखना कि यहाँ पे डिविडेंड रिसीव हुआ है एक इंडियन कंपनी हर एक के लिए टैक्सेबल है। ठीक है, कोई भी पर्सन हो। इसके बाद एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम गुजरात, अगर इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर इनकम है, इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर इनकम है, फुल्ली एग्जम्प्ट है, चाहे कोई भी पर्सन हो। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है। ओके, एग्रीकल्चर इनकम में एक एग्जम्पशन है, लेकिन वो आप पढ़ेंगे इसके बाद के चैप्टर में। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो लास्ट के चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे एग्रीकल्चर इनकम। ओके, इलुस्ट्रेशन 6 देखना, यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी बात करी गई है कि यहाँ पे जो पर्सन है वो यहाँ पे गवर्नमेंट पर्सन है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और यहाँ पे इंडिया से बाहर जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए। ठीक है, नॉट विजिट इन इंडिया प्रीवियस ईयर 2022-23 में तो वो आए ही नहीं है। ठीक है, अगर आए ही नहीं है तो सीधी सी बात है वो नॉन रेसिडेंट है, क्योंकि हमारी बेसिक कंडीशन दो है और दोनों कंडीशन में जो आपको यहाँ पे पूछा जाता है कि प्रीवियस ईयर में 182 डेज़ कर लो, तो वो प्रीवियस ईयर में तो 0 डेज़ है, सीधी सी बात है, तो वो नॉन रेसिडेंट है। और नॉन रेसिडेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ वही इनकम जो इंडिया की है वही इनकम टैक्सेबल होगी। जो सैलरी गवर्नमेंट ने पे करी है, इंडियन गवर्नमेंट ने, तो वो यहाँ पे टैक्सेबल होगी। लेकिन याद रखना यहाँ पे कंप्यूटेड लिखा है, कंप्यूटेड लिखा है तो किसी भी तरीके का डिडक्शन नहीं माइनस करोगे। अगर कंप्यूटेड नहीं लिखा होता, अगर कंप्यूटेड नहीं लिखा होता तो सिंपली यहाँ पे इससे डिडक्शन माइनस करोगे, जो सैलरी के अंदर आपको 50,000 का फ्लैट डिडक्शन मिलता है वो माइनस करते। लेकिन यहाँ पे कंप्यूटेड है, नहीं माइनस करना, डायरेक्ट फाइल एक आपका जो है टैक्सेबल होगा। इसके बाद फॉरेन अलाउंस, तो याद रखना कि किसी भी तरीके का आपको जो है फॉरेन अलाउंस मिलता है वो टैक्सेबल नहीं होता है आपका जो है नॉन रेसिडेंट के लिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कहा गया इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट इंडिया से रिलेटेड है तो ये भी टैक्सेबल है। ठीक है, तो दो चीज़ें टैक्सेबल हुई, एक सबसे पहले यहाँ पे फाइल
और दूसरी यहाँ पे 1 लाख। इसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि एग्रीकल्चर इनकम है लेकिन नेपाल की है, इंडिया से रिलेटेड नहीं है, हमें नहीं देखना, ठीक है, ये भी नहीं देखना, ठीक है। नॉन रेसिडेंट के केस में सिर्फ और सिर्फ हमें इंडिया से रिलेटेड है वही देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आंसर में देख सकते हैं कि सबसे पहले तो यहाँ पे ये कहा है कि नॉन रेसिडेंट है या फिर रेसिडेंट, यहाँ पे सबसे पहले वही निकला है। तो यहाँ पे कहा कि जो ये मिस्टर डेविड है वो एक तरीके से नॉन रेसिडेंट है। अगर नॉन रेसिडेंट है तो उनकी जो इंडिया से रिलेटेड इनकम है वही टैक्सेबल होगी, ठीक है जी। इसके बाद इलुस्ट्रेशन नंबर 7 पे आइए, हर एक क्वेश्चन जो है आपके लिए डिस्कस करे जाएंगे, ठीक है। इलुस्ट्रेशन नंबर 7, बहुत ही सिंपल सी बात है। यहाँ पे सिंपल सी बात ये करी गई है कि अगर आप जो है कोई भी कंसल्टेंसी सर्विस लेते हैं, कोई भी सर्विस जो है इंडिया में लेते हैं, ठीक है, इंडिया से रिलेटेड जो सर्विस है अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो सिंपली टैक्सेबल होगी। यहाँ पे कहा गया है कि विवेथा है, उन्होंने क्या करा है, उन्होंने एक मिस्टर के है, उनके पास से कंसल्टेंसी सर्विस ली है। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि जो मिस्टर के है वो कोलंबो में है और वहाँ से जो है सर्विस इंपोर्ट करी है, किन से रिलेटेड, प्रोजेक्ट से रिलेटेड। अब यहाँ पे कहा गया है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो इंडिया से रिलेटेड है, ठीक है, ये प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया से रिलेटेड है, ठीक है। और यहाँ पे जो है विवेथा ने मिस्टर के को जो है पेमेंट कर दी है, जो मिस्टर के इंडिया के लिए नॉन रेसिडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे कहा गया है कि सर्विस जो है वो इंडिया से रिलेटेड थी, मतलब कि यहाँ पे जो इंडिया से रिलेटेड आपने जो है प्रोजेक्ट से रिलेटेड, यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया से रिलेटेड था। तो यहाँ पे जो है जितनी भी आप सर्विस ले रहे हैं, जिसकी पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे विवेथा को उस पे जो है टैक्स पे करना पड़ेगा। सिंपली यहाँ पे याद रखना कि जिस पे भी आप जो है इंपोर्ट कर रहे हैं सर्विस, इंपोर्ट सर्विस जो कर रहे हैं, वो सर्विस जो है वो इंडिया से रिलेटेड है, तो सिंपली आपको जो है टैक्स पे कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे विवेथा ने जो भी आपकी यहाँ पे इनकम ली है, सर्विस ली है, वो इंडिया से रिलेटेड थी, तो सीधी से हम यहाँ पे मान लेंगे कि वो इंडियन इनकम है, और इंडियन इनकम है तो सीधी तरीके से आपको जो है टैक्स पे कर देना है, ठीक है। इसके बाद इलुस्ट्रेशन 8 पे आइए, यहाँ पे सीधी सीधी बात करी गई है, बहुत ही सिंपल सी बात, कि सिंपल सी बात यह करी गई कि इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड है 50% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट चलता है। तो यहाँ पे देखिए यूके है, ठीक है, इंडिया से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 50% रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे तीनों पर्सन के लिए जो है यहाँ पे आपको इनकम बतानी है। सबसे पहले तो यहाँ पे कहा गया कि रेसिडेंट हो, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी हो, नॉट ऑर्डिनरी हो, या फिर नॉन रेसिडेंट हो। तो याद रखना यहाँ पे रेसिडेंट के लिए तो पूरी इनकम टैक्सेबल है, चाहे वो इंडिया में रिसीव हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है, पूरी इनकम जो है टैक्सेबल है। तो यहाँ पे जो है रेसिडेंट के लिए तो पूरी 10,000 होगी, लेकिन जो बाकी के 2% है उन्हें सिर्फ और सिर्फ इंडिया से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन मतलब कि इनकम है, वही पे करनी है। तो इंडिया से रिलेटेड जो है सिर्फ और सिर्फ 50% है, तो उन्हें जो है 55,000 पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर में देख सकते हैं 10,000 5,000 5,000, ठीक है, वो इंडियन इनकम पे ही टैक्स पे करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखना कि इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है इन चेन्नई है, इंडिया में है, हर जगह आपकी टैक्सेबल होगी 20,000 20,000 20,000, ओके। इसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, यहाँ पे कहा गया इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी हर जगह टैक्सेबल होगा 20,000 20,000 20,000। इसके बाद यहाँ पे कहा गया कि डिविडेंड जो है ब्रिटिश कंपनी इन लंदन, लंदन में है, ठीक है, ब्रिटिश कंपनी है, डिविडेंड वहाँ पे रिसीव हुआ है, तो यहाँ पे इंडिया से रिलेटेड कोई भी नहीं है। लेकिन भले ही इंडिया से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पे रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए तो टैक्सेबल होगा, बाकी के 2% के लिए नहीं होगा, क्योंकि ये जो है इंडिया से रिलेटेड नहीं है। तो 5,000 डैश डैश, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, यहाँ पे जो जर्मनी में प्लांट है, लेकिन यहाँ पे कहा गया 50% जो है वो आपका रिसीव कहाँ पे हुआ है, 50% रिसीव कहाँ पे हुआ है, इंडिया में, ठीक है। 50% रिसीव जो है आपका इंडिया में हुआ है, तो जो इंडिया में हुआ है वो आपके बाकी के 2% के लिए टैक्सेबल होगा, रेसिडेंट के लिए फुल, ठीक है। और बाकी का जो इंडिया में रिसीव हुआ है बाकी के 2% के लिए, मतलब कि 40,000 और 50% मतलब कि 40,000 20,000 20,000, ठीक है, 40,000 20,000 20,000। इसके बाद यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करी है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात करी है। सबसे पहले यहाँ पे देखें इनकम जो है अर्न फ्रॉम बिजनेस इन जर्मनी विच इज़ कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली, 40,000 जो है इंडिया में रिसीव हुआ है, टोटल 70,000 है, 40,000 इंडिया में रिसीव हुए हैं। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे मार्क करना चाहिए आपकी अपनी मॉड्यूल में, ठीक है, मॉड्यूल में आपको जो है मार्क करना है, इसे मॉड्यूल में आप जो है मार्क करके चलेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे करा है आप भी मार्क करेंगे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए आपको सबसे पहले तो यहाँ पे
रेसिडेंट की बात करूँ, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए वो तो पूरा अमाउंट टैक्सेबल है। आपको मैंने कहा कि उसके लिए तो हर एक इनकम जो है टैक्सेबल होती है, सिवाय एग्जेम्प्ट इनकम है तो हर एक के लिए एग्जाम्पशन मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ ऑर्डिनरी रेसिडेंट, सॉरी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट की। ठीक है, नॉन रेसिडेंट की। तो यहाँ पे सिंपली मैंने क्या कहा था, अगर इंडिया से रिलेटेड इनकम है, इंडिया से रिलेटेड इनकम है, उतनी ही इनकम जो है आपको पे करनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इंडिया से रिलेटेड इनकम कितनी है, इंडिया से रिलेटेड इनकम कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 40,000। ठीक है, तो बाकी के जो 2% है वो 40,000 पे करेंगे। ध्यान से सुनना, 40,000 पे करेंगे। ठीक है, ये 40,000, ये भी 40,000। अब यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने NOR नॉन रेसिडेंट में एक चीज़ पढ़ाई थी। क्या चीज़ पढ़ाई थी कि यहाँ पे दो चीज़ें यहाँ पे NOR में याद रखना। ये मैंने कहा था कि अगर आपका जो बिजनेस है वो कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, आपका बिजनेस जो है इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, या फिर आपका प्रोफेशन है तो जिसका सेटअप इंडिया में हुआ है, तो वो इनकम पूरी की पूरी टैक्सेबल होगी इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर जो है पूरी की पूरी टैक्सेबल होगी। यहाँ पे देखना ज़रा, यहाँ पे कहा गया है कि कंट्रोल जो है वो कहाँ से है, कंट्रोल जो है वो दिल्ली से, मतलब कि इंडिया से। तो ये पूरी की पूरी इनकम जो है नॉन रेसिडेंट, आपका जो है नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए भी टैक्सेबल होगी। मतलब कि ये 40,000 नहीं, पूरी इनकम पे टैक्स पे करना पड़ेगा आपको, 70,000। समझ में आया? तो ये दो पॉइंट याद रखना नॉन रेसिडेंट के केस में, एक तो कंट्रोल इंडिया से हो रहा है और दूसरा सेटअप इंडिया में है। ठीक है, यहाँ पे इससे मार्क करके चलना है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे पॉइंट है कि प्रॉफिट जो है वो बिजनेस हुआ है इंडिया के अंदर, अगर इंडिया से रिलेटेड हर जगह टैक्सेबल होगा 50,000, 15,000, 15,000। इसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि हाउस प्रॉपर्टी है लंदन में, हाउस प्रॉपर्टी लंदन में है, और यहाँ पे कहा गया है कि इन बैंक एट लंदन, यहाँ पे जो है अमाउंट भी डिपॉजिट कहाँ पे कहा गया है, बैंक लंदन में, जो उसके बाद जो है यहाँ पे इंडिया में लाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ देखिए प्रॉपर्टी भी लंदन की है, बैंक भी लंदन की है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लाया गया है, उसके बाद लाया गया है, हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे रेसिडेंट के लिए जो है वो टैक्सेबल होगा, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए तो पूरा टैक्सेबल है। ठीक है, और बाकी के 2% के लिए नहीं होगा क्योंकि इंडिया से रिलेटेड नहीं है। अब यहाँ पे याद रखना ये प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे सिंपली आपको 30% जो है डिडक्शन मिलता है। लेकिन यहाँ पे उसने वो एक वर्ड लिख दिया है कंप्यूटेड, अगर कंप्यूटेड है तो 30% माइनस मत करना, पूरा पूरा 50,000 टैक्सेबल है क्योंकि उसमें 30% माइनस कर रखा है। ठीक है, तो ये वर्ड भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है जिसे आपको अपनी मॉड्यूल में मार्क करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इन इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी हर जगह टैक्सेबल 12,000, 12,000, 12,000। ओके, इसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि फीस टेक्निकल सर्विस आपने जो है इंडिया में ली है, इंडिया में ली है, अभी अभी एक इलुस्ट्रेशन ही पढ़ा दिया कि अगर टेक्निकल सर्विस जो है आप इंडिया में लेते हैं, हर एक के लिए टैक्सेबल होगा 8,000, 8,000, 8,000। ठीक है, फिर प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन मुंबई, मुंबई में आपका जो है बिजनेस है तो इंडिया से रिलेटेड हर जगह टैक्सेबल, हर जगह टैक्सेबल 26, 26, 26। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन नेपाल, नेपाल में है मतलब कि इंडिया से बाहर है, रिसीव देयर, वहाँ पे ही रिसीव हुए, मतलब कि इंडिया से रिलेटेड तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इंडिया से रिलेटेड नहीं है तो यहाँ पे 16,000 और बाकी के 2% के लिए डैश डैश। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना कि हाउस प्रॉपर्टी है तो 30% डिडक्शन मिलेगा, लेकिन अगेन यहाँ पे वर्ड लिख दिया गया है ऑलरेडी कंप्यूटेड है, तो 30% आपको डिडक्शन जो है माइनस नहीं करना है। यहाँ पे कंप्यूटेड लिखा है मतलब कि ऑलरेडी 30% माइनस हो रखा है। ठीक है, तो इसे भी मार्क करना आपको चाहिए अपनी मॉड्यूल में। इसके बाद यहाँ पे कहा है कि पास्ट फॉरेन अनटैक्सेड इनकम, अब याद रखना पास्ट फॉरेन, जो आपकी पास्ट फॉरेन अनटैक्सेस इनकम होती है वो कभी भी करंट ईयर में टैक्सेबल नहीं होती। ये पॉइंट आप जरूर लिख लीजिएगा कि पास्ट फॉरेन अनटैक्स इनकम है वो करंट ईयर में कभी भी टैक्सेबल नहीं होती, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, किसी के लिए भी वो टैक्सेबल नहीं है। ठीक है, वो करंट ईयर में कभी भी टैक्सेबल नहीं होती है, पास्ट फॉरेन अनटैक्स इनकम करंट ईयर में कभी भी टैक्सेबल नहीं होती है। ठीक है, ओके, इसके बाद यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखना, यहाँ पे इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड नेपाल में है, इंडिया में नहीं है। ठीक है, अगर इंडिया में नहीं है तो एग्रीकल्चर लैंड एग्जाम्प्ट नहीं होती है, इंडिया की जो एग्रीकल्चर लैंड है वहाँ पे एग्जाम्पशन मिलता है, इंडिया से बाहर का है तो एग्जाम्पशन नहीं मिलता। ठीक है, अब यहाँ पे कहा गया कि अमाउंट जो है एंड रिसीव भी देर हुआ, एग्रीकल्चर लैंड भी नेपाल की है, अमाउंट भी वहीं पे रिसीव हुआ, उसके बाद लाया गया तो हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना है
कि लैंड कहाँ है और रिसीव कहाँ हुआ, तो दोनों इंडिया से बाहर है, मतलब कि इंडिया से रिलेटेड नहीं है। इंडिया से रिलेटेड नहीं है तो वो 2% के लिए टैक्सेबल नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको देखना है 18,000 यहाँ पे टैक्सेबल होगा, ठीक है। किसी को भी यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए कि एग्रीकल्चर इनकम है तो एग्जेम्प्ट नहीं होगा, क्योंकि नहीं होगा इसलिए क्योंकि वो इंडिया की एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, ठीक है। इंडिया की एग्रीकल्चर लैंड होती तो आपको सिंपली वो एग्जेम्प्ट होता, ठीक है। इसके बाद अगेन इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो अपना पास्ट फॉरेन अनटैक्स इनकम वाला, ठीक है। इसे भी मार्क कर लेना यहाँ पे, इसे भी आप जो है मार्क कर लेंगे, ओके। तो यहाँ पे ये भी आपका मार्क हो चुका। चलिए, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट की गलती होती है एक चीज़ नहीं पढ़ने के कारण, ठीक है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कहा गया कि इंडिया इनकम जो है वो केन्या में हुआ है, मतलब कि आउटसाइड इंडिया है। इनकम जो है केन्या में हुआ। यहाँ पे कहा गया कि सेटअप जो है इंडिया में हुआ, लेकिन जो अमाउंट जो है वो इंडिया में स्पेड करा गया है। लेकिन जो अमाउंट इनकम जो है वो केन्या में हुई, ठीक है। इनकम कहाँ पे हमने जनरेट की? केन्या में, मतलब कि आउटसाइड इंडिया। रिसीव भी केन्या में हुआ है। फिर उसके बाद वो अमाउंट जो है वो स्पेंड इंडिया में करा गया। तो बेसिकली अमाउंट स्पेंड करा गया है, उससे तो अभी हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उससे हमें कोई लेना देना अभी नहीं है। हमें सिंपली यहाँ पे ये देखना है कि क्या चीज़ की बात करी गई। प्रोफेशन की बात करी गई है। तो मैंने एक चीज़ यहाँ पे देखी, सिंपल सी बात, सबसे पहले तो जनरल बात करूँ तो इंडिया से रिलेटेड इनकम है तो यहाँ पे टैक्सेबल होगी। सबसे पहले तो रेसिडेंट के लिए तो हर एक इनकम टैक्सेबल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए तो 5,000 टैक्सेबल है, ठीक है। दूसरे 2% कौन से हैं? रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे इंडिया से रिलेटेड कोई भी इनकम नहीं है। यहाँ पे कहा गया है कि इनकम भी जनरेट जो है केन्या में हुई है और प्लस रिसीव भी केन्या में हुई है, ठीक है। रिसीव भी केन्या में हुई है, मतलब कि इंडिया से रिलेटेड इनकम नहीं है। तो नॉन रेसिडेंट को कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। नॉन रेसिडेंट को कोई भी टैक्स यहाँ पे नहीं करना है। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे इंडिया से रिलेटेड नहीं है तो इनको भी कोई टैक्स पे नहीं करना होगा, ठीक है। लेकिन मैंने 2 पॉइंट पढ़ाए थे, एक तो कंट्रोल इंडिया में हो या फिर प्रोफेशन की बात करी गई है। अगर प्रोफेशन की बात करी गई है तो उसका सेटअप इंडिया में है, तो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए भी वो टैक्सेबल हो जाएगा इंडिया में। तो यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ करा गया है? सेटअप इंडिया में है। अगर इंडिया में सेटअप है तो सिंपली उनके लिए भी ये अमाउंट टैक्सेबल है। बेसिकली नहीं होती क्योंकि इंडिया से रिलेटेड अमाउंट नहीं है, ठीक है। इंडिया से रिलेटेड अमाउंट नहीं है इसलिए टैक्सेबल नहीं होती। लेकिन यहाँ पे वर्ड यूज़ करा गया है कि एक प्रोफेशन है जिसका सेटअप इंडिया में हुआ है, ठीक है। सेटअप इंडिया में हुआ है, अमाउंट रिसीव भले ही ना हो, इंडिया में अमाउंट रिसीव हो ना हो हमें नहीं देखना है। हमें ये देखना है कि सेटअप इंडिया में हुआ है या फिर नहीं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कहा है कि गिफ्ट रिसीव हुआ है वेडिंग पे। अब यहाँ पे गिफ्ट जो है 50,000 रुपीज़ तक जो है एग्जेम्प्ट होता है, वो आप पढ़ेंगे अदर सोर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे 20,000 है, एग्जेम्प्ट है, ओके। 20,000 है आपका यहाँ पे जो है एग्जाम्प्ट है। गिफ्ट 50,000 तक आपका जो है एग्जाम्प्ट होता है। इसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे देखें, यहाँ पे इंटरेस्ट अगर आपको सेविंग बैंक अकाउंट पे मिल रहा है तो वहाँ पे आपको जो है 10,000 तक की डिडक्शन मिल जाती है, ठीक है। तो 12,000 यहाँ पे आपका है, उसमें 10,000 का डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। 10,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं किन के लिए टैक्सेबल है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, इंडिया से रिलेटेड इनकम है, इंडिया से रिलेटेड इनकम है तो हर एक के लिए टैक्सेबल होगी। मतलब कि यहाँ पे 12,000 नहीं, 10,000 का तो यहाँ पे टैक्सेबल नहीं है। 10,000 का तो यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा। तो हर एक में आपका जो है 10,000, सॉरी कितना है, रिमेनिंग अमाउंट कितना है, रिमेनिंग अमाउंट यहाँ पे आया 2,000। तो हर एक में, तीनों पर्सन में 2,000 2,000 2,000 टैक्सेबल होगा। लेकिन याद रहे ये चीज़ आपको जो है, ये जो आपका जो है यहाँ पे डिडक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। डिडक्शन चैप्टर में ये चीज़ पढ़ते हैं आप, तो ये चीज़ आपको जो है मेंशन करनी होगी, ये आपको दिखाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने भी बताया होगा, देख लीजिएगा यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले इसने बताया कि 12,000 12,000 12,000 टैक्सेबल है। नीचे यहाँ पे डिडक्शन भी बताया 10,000 10,000, ठीक है। आप यहाँ पे डायरेक्ट 2,000 2,000 लिखना चाहे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे नोट लगानी पड़ेगी। नोट क्या लगाएंगे? 10,000 आपका जो है डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। 10,000 का डिडक्शन आपको मिलता है, ये नोट आपको लिखनी
होगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कहा गया है कि एक बिजनेस है जहाँ पे आपका बिजनेस रसिया में, कंट्रोल भी वहाँ पे हो रहा है, तो इंडिया से रिलेटेड नहीं है, इंडिया से रिलेटेड नहीं है, तो बाकी के 2% के लिए टैक्सेबल नहीं है, सिंपली आपको जो है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए होता है। तो 20,000 डैश डैश, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे डिविडेंड फ्रॉम रिलायंस पेट्रोलियम, इंडियन कंपनी है, हर एक के लिए टैक्सेबल 5,000 5,000 5,000, ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम है, कहाँ से है, कहाँ से, इंडिया से है, एग्जाम्प्ट है, हर एक के लिए एग्जाम्प्ट है, इंडिया से है एग्जाम्प्ट है, जाने लो। ओके, डैश डैश डैश, ओके। इसके बाद यहाँ पे जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी। इलुस्ट्रेशन सारे के सारे कंप्लीट, इलुस्ट्रेशन सारे के सारे कंप्लीट। अब यहाँ पे पास्ट ईयर के क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं आपके लिए। देखिए यहाँ पे एक और बात बता दूँ, यहाँ पे इस वीडियो में जितने क्वेश्चन करवाए आपके आईसीआई मॉड्यूल और ये क्वेश्चन, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे सिंपली एक शर्त है, कौन सी शर्त, हर एक पॉइंट आपको लॉजिक के साथ पता होना चाहिए, हर एक पॉइंट आपको लॉजिक के साथ पता होना चाहिए। इतने क्वेश्चन सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा मत करना, काम ही ख़त्म जी, काम ही ख़त्म, करना ही मत जी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन लेने का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखिएगा, मिस्टर एक्स एंड यहाँ पे एक्स एंड वाई यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। और यहाँ पे कहा गया है कि जो एक्स है, जो यहाँ पे एक्स है, वो यहाँ पे सेटल है मलेशिया में, अच्छा मलेशिया में जो है मिसेस मिस्टर जो भी है एक्स है, जो यहाँ पे मलेशिया में सेटल है 2016 से, 2016 से वहीं है। तो सीधी सी बात है, ये कौन है, ये नॉन रेसिडेंट है। मिस्टर यहाँ पे जो भी है, मिस्टर है, मिसिस है, हमें कोई लेना देना नहीं है, या फिर मिस है, यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। एक्स जो है वो हमारे लिए एक तरीके से नॉन रेसिडेंट है, ठीक है। और नॉन रेसिडेंट है तो सिर्फ और सिर्फ वही इनकम टैक्सेबल होगी जो इंडिया से रिलेटेड है, ठीक है, इंडिया से रिलेटेड है। इनकम जो है वो इंडिया से रिलेटेड है, वही इनकम आपकी टैक्सेबल होगी। याद रखिए, मैं एक और नोट यहाँ पे लिखवाना चाहूँगा, आप कहीं पे लिख लीजिएगा कि रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, हर एक इनकम जो है टैक्सेबल होती है, चाहे आपकी जो है इंडिया से रिलेटेड है या फिर नहीं है। याद रहे, वो एग्जेम्प्ट इनकम होती है, वो तो किसी के लिए टैक्सेबल नहीं है, तो वो यहाँ पे भी नहीं होगी, लेकिन बाकी सारी इनकम जो है टैक्सेबल होगी। अगर आप जो है रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, तो सिंपली ये समझना कि यहाँ पे आपकी सिर्फ और सिर्फ इंडिया से रिलेटेड इनकम, ठीक है, और प्लस कंट्रोल वाली इनकम, ठीक है, कंट्रोल वाली जो इनकम है, कंट्रोल जो मैंने आपको बताया, इंडिया में कंट्रोल है, ठीक है, इंडिया में कंट्रोल है, और प्लस सेटअप जो आपकी इंडिया में है, सेटअप इंडिया में है आपको। ये 3 इनकम जो है नॉन रेसिडेंट के लिए, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल करनी है। यहाँ पे याद रहे कि कंट्रोल इंडिया में होना चाहिए, सेटअप इंडिया में होने चाहिए, चाहे इनकम रिसीव हो ना हो, हमसे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे सिंपली आपकी इंडियन इनकम जो अक्रूज और अराइज टू बी इंडिया यहाँ पे मानी जाती है, ठीक है, मतलब कि इंडिया से रिलेटेड जो भी इनकम है वो टैक्सेबल है, ठीक है, वो तो हर एक के लिए टैक्सेबल है, चाहे वो नॉन रेसिडेंट ही क्यों ना हो, इंडिया से रिलेटेड हर एक इनकम टैक्सेबल है। दूसरी यहाँ पे 2 चीज़ याद रखना है, एक कंट्रोल इंडिया में है और सेटअप इंडिया में है, ठीक है। अगर आप नॉन रेसिडेंट है तो सिंपली यहाँ पे याद रहे कि इंडियन इनकम जो है वही टैक्सेबल है, ठीक है, इंडियन इनकम जो है टैक्सेबल है। ये आप ज़रूर लिख लीजिएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि याद है, मुझे यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भूल जाएंगे, देखना यहाँ पे कहा गया है कि एक्स तो जो है वो नॉन रेसिडेंट है, ये तो हमने निकाल लिया, ठीक है। अगर नॉन रेसिडेंट है तो सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम ही टैक्सेबल है, कंट्रोल इंडिया में है, सेटअप इंडिया में है, कोई लेना देना नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम ही टैक्सेबल है। कंट्रोल सेटअप वाली जो है पॉइंट यहाँ पे नॉट ऑर्डिनरी में आता है, नॉन रेसिडेंट में नहीं। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी फंस जाएंगे आप, देखिएगा अभी फंस जाएंगे, ये क्वेश्चन लेने का कारण ही यही है। देखिएगा, एक्स तो जो है नॉन रेसिडेंट है, और वाई कहा गया है कि इंदौर में जो है सेटल्ड है, मतलब कि वो तो इंडिया में ही है, इंडिया में ही है, तो सीधी सी बात है वो रेसिडेंट है, ठीक है। वो सेटल ही इंडिया में है, तो यहाँ पे डेज देखने की क्या ज़रूरत है, वो इंडिया में ही रह रहा है, तो सीधी सी बात है, ओके। और यहाँ पे कह भी रखा है, चलो 2016 से वो यहाँ पे है, ठीक है, तो रेसिडेंट ही है ओबियसली। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीधी सी बात है कि यहाँ पे कहा गया है कि कुछ इनकम, और आपको बतानी है कि टैक्सेबल होगी या फिर नहीं। तो यहाँ पे सीधी सी एक और बार याद करा दूँ कि जो यहाँ पे ये एक्स है वो यहाँ पे नॉन रेसिडेंट है। बार बार ये याद कराने का कारण है, आप अभी समझ जाएंगे, बार बार ये याद कराने का कारण अभी समझाएंगे। यहाँ पे ये नॉन रेसिडेंट है और ये रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, क्योंकि ये
2016 से अब तक यहाँ पे इंडिया में ही है, ठीक है। तो डेज कैलकुलेट कर लो, वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट ही है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देख लो, सबसे पहले तो यहाँ पे कहा गया है कि एक्स की इनकम है 15,000, एक्स की इनकम 15,000 है। जो यहाँ पे कहा गया है कि इनकम फ्रॉम प्रोफेशन मलेशिया में है, जिसका सेटअप इंडिया में हुआ है और रिसीव जो है वो मलेशिया में हुआ है, तो यहाँ पे बताना ये टैक्सेबल होगा। देखिए 50% स्टूडेंट ये देखेंगे कि सेटअप इंडिया में है, टैक्सेबल होगा, लेकिन याद रहे ये नॉन रेसिडेंट है। आप ये क्यों नहीं देखते, ये क्यों नहीं देखते कि आप नॉन रेसिडेंट है? अगर नॉन रेसिडेंट है तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया की इनकम ही टैक्सेबल होगी। सेटअप और कंट्रोल से वो देखना है नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में, ठीक है। तो ये आपका जब क्वेश्चन आया था फर्स्ट ईयर में आईसीए में, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने यही गलती कर दी थी कि ये टैक्सेबल कर दिया था। ये टैक्सेबल नहीं होगा, सॉल्यूशन भी मैंने प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। ये टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि इंडिया से रिलेटेड इनकम नहीं है। चाहे वो सेटअप हुआ है नहीं हुआ है, कंट्रोल है नहीं है, हमें नहीं देखना, ठीक है। हमें यही देखना है कि क्या वो इंडिया से रिलेटेड है या फिर नहीं है। कंट्रोल है तो वो माना जाएगा, लेकिन सेटअप इंडिया में हुआ तो फिर नहीं माना जाएगा, ठीक है। ओके। इसके बाद यहाँ पे कहा गया कि प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस दिल्ली इंडिया से रिलेटेड हर एक के लिए टैक्सेबल है, ठीक है, हर एक के लिए टैक्सेबल है 40,000, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कहा गया कि रेंट जो है ऑलरेडी कंप्यूटेड है, ठीक है, ऑलरेडी कंप्यूटेड है, आप डिडक्शन माइनस नहीं करेंगे। फ्रॉम प्रॉपर्टी इन मलेशिया, मलेशिया में ही आपकी प्रॉपर्टी वहाँ पे रेंट रिसीव हुआ है। और यहाँ पे कहा गया है कि डिपॉजिट भी बैंक हुई है, वो बैंक भी मलेशिया में ही है, ठीक है। अगर बैंक में ही, यहाँ पे दोनों चीज़ें देखो, रेंट जो है, प्रॉपर्टी जो है, रेंट वाली प्रॉपर्टी मलेशिया में है, अमाउंट मलेशिया में रिसीव हुआ, उसके बाद ले आ रहे हैं इंडिया में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये इंडियन इनकम है ही नहीं, क्योंकि रेंट जहाँ पे कमा रहे हैं वो मलेशिया की प्रॉपर्टी है, बैंक मलेशिया की है, तो ये इंडियन इनकम नहीं है। और अगर इंडियन इनकम नहीं है, टैक्सेबल नहीं है इंडिया में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखना कैश गिफ्ट हुआ है, कैश गिफ्ट रिसीव फ्रॉम फ्रेंड। अब फ्रेंड के पास से कैश गिफ्ट रिसीव हुआ है तो 50,000 से एक्सीड कर जाएगा, तो वह टैक्सेबल है, ठीक है। और कैश गिफ्ट किसे मिला है? वाई को, ठीक है। यहाँ पे जो है 51,000 रुपीज़ का मिला है, मतलब कि 50,000 से एक्सीड कर गया है। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे 51,000 टैक्सेबल, यहाँ पे एक और चीज़ है। यहाँ पे दो तरीके के आंसर हो सकते हैं, आपको नोट्स लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे दो तरीके की, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ये करेंगे 50,000 तक तो एग्जाम्प्ट है, 51,000 का यहाँ पे गिफ्ट मिला है तो 1,000 टैक्सेबल कर दिया जाए, ठीक है। और या तो 50,000 से एक्सीड है तो पूरे का पूरा टैक्सेबल कर दिया जाए, दोनों अवेलेबल है। इंस्टीट्यूट ने दोनों अलो किया है, लेकिन शर्त, कोई भी लिखे आंसर, आपको जो है नीचे नोट लिखनी होगी, कंपलसरी नोट लिखना जरूर, ठीक है। कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि 50,000 से एक्सीड कर रहा है तो पूरा टैक्सेबल है। और या फिर आप जो है ये लिखिए कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि 50,000 तक तो एग्जम्प्ट है, बाकी का रिमेनिंग जो है वो टैक्सेबल है, मतलब कि 1,000, ठीक है। वो आपके ऊपर है, इंस्टीट्यूट ने दोनों अलो करा है। एग्रीकल्चर इनकम है, महाराष्ट्र एग्जम्प्ट है, एग्रीकल्चर इनकम है, एग्जम्प्ट है। इसके बाद यहाँ पे कहा गया फॉरेन, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन लेने का यही कारण है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे बताने पड़े हैं ऊपर भी इलुस्ट्रेशन में, ये यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, जो आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। तो पास्ट फॉरेन अनटैक्सेड इनकम कभी भी टैक्सेबल नहीं होता। इसके बाद फीस, टेक्निकल सर्विस इंडिया में आपने रेंडर किया है, टैक्सेबल होगा, ठीक है। इंडिया में रेंडर किया है आपने, टैक्सेबल होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि इनकम फ्रॉम बिजनेस इन पुणे, इंडिया की इनकम है तो पूरे का पूरा टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पे देखिए 12,000 और 15,000, क्लियर है। इसके बाद यहाँ पे देखना, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आपको इंडियन कंपनी है, तो यहाँ पे सीधी सी बात है, पूरी अमाउंट टैक्सेबल होगी, 18,500 और 14,000, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कहा गया है, देखिए रिसीव कहाँ पे हुआ नहीं लेना, कंपनी इंडिया की है तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दूसरा कुछ भी नहीं देखना, ठीक है। शॉर्ट टर्म यहाँ पे कैपिटल गेन है, कंपनी कहाँ की है? इंडिया की है, इंडिया से रिलेटेड है, पूरा टैक्सेबल। इसके बाद यहाँ पे कहा गया कि फिक्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट एसबीआई, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट है 12,000 8,000, यहाँ पे देख लीजिए 12,000 8,000। सर यहाँ पे वो 10,000 का डिडक्शन नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपने करवाया था, तो वहाँ पे आप भूलना मत, वहाँ पे भूलना मत, ये 10,000 का जो डिडक्शन है वो सेविंग बैंक अकाउंट के लिए, मैंने क्या कहा था, सेविंग बैंक अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट है उसके लिए नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 10,000 डिडक्शन मत लेना जी, वो तो डिडक्शन चैप्टर में डिटेल में आप पढ़ेंगे। अब ये आपको होमवर्क में है, होमवर्क में है मतलब कि यहाँ पे आपको सिंपली डेज, आपको जो है गिवन है, सिंपली आपको डेज कैलकुलेट करके चेक करना है, ठीक है, रेसिडेंट है या फिर नॉन रेसिडेंट। सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है, सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है, आप ये देख लेना। ओके, क्लियर है। ये पीडीएफ भी
प्रोवाइड कर दूँ क्या? चलिए टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, जिन्हें ये पीडीएफ चाहिए वो मैसेज कर दीजिएगा, मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूँगा। ओके, चलिए मैसेज जल्दी कर दीजिए। अगर आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड ये वीडियो अपलोड होने के बाद तुरंत मैसेज कर दीजिएगा, वरना ये वीडियो फिर ये पीडीएफ मुझे ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है? तो तुरंत मैसेज कर देंगे तो डायरेक्ट यहीं से शेयर कर दूंगा। ओके, अब यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे रेसिडेंशियल मिस्टर राम का जो है रेसिडेंशियल स्टेटस जानना है। अब यहाँ पे एक पॉइंट जो मैंने ऊपर पढ़ाना था, जो यहाँ पे कहना है कि जो एक पॉइंट यहाँ पे इलुस्ट्रेशन 2 से रिलेटेड, ये पॉइंट ये नोट लिख लेना। अगर मेंबर ऑफ क्रू है, मेंबर ऑफ क्रू है, तो आप ज्वाइनिंग जो डेट है ज्वाइनिंग और साइनिंग ऑफ दोनों डेट को एक्सक्लूड करते हैं, इंक्लूड नहीं करते। जो इसका एग्जांपल भी हमने देखा कि ये दोनों डेट को हमने एक्सक्लूड किया था। लेकिन अगर कोई पर्सन इंडिया से बाहर जा रहा है, मेंबर ऑफ क्रू नहीं है, इंडिया से बाहर जा रहा है, तो वो जो आपकी डेट है, जो जिस दिन जो है आप इंडिया से बाहर जा रहे हैं, उस दिन को जो है आप इंक्लूड करेंगे। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है आपका 1 है, वो यहाँ पे वही बात करता है। देखिए यहाँ पे वही बात करता है, ये नोट लिखवाने का कारण ही यही है, आपको इंपॉर्टेंट बातें याद आ जाए। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि आप जो है मिस्टर राम जो है यहाँ पे इंडियन सिटीजन है, जो इंडिया से बाहर जा रहे हैं, ठीक है? इंडिया से बाहर जा रहे हैं तो ये डेट को इंक्लूड करना है, मेंबर ऑफ क्रू नहीं है ये, ठीक है? और ये डेट को इंक्लूड करना है। 22 सितंबर से जो है इंडिया से बाहर जा रहे हैं जर्मनी काम के लिए, ठीक है? तो 22 सितंबर तक जो है आपका डेज कैलकुलेट करना है, 182 डेज यहाँ होता है या फिर नहीं, ठीक है? ये पूरे 22 डेज लेने हैं, 21 मत लेना, पूरे 22 डेज लिए जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे भी आप देख लीजिएगा, यहाँ पे भी देख लीजिएगा 22 डेज लिए गए हैं, ठीक है? ये बेसिकली ये क्वेश्चन करवाने का यही कारण था। ओके, इसके बाद ये आपके ऊपर छोड़ दूँ, ठीक है? क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सी बात है। इंडियन इनकम है, इंडियन इनकम है तो आपका जो है टैक्सेबल होगा, ठीक है? इंडियन इनकम है टैक्सेबल होगा हर एक के लिए। यहाँ पे सिंपली ये समझ लेना कि मिस्टर रमेश और सुरेश कौन टैक्सेबल, कौन रेसिडेंट है, कौन नॉन रेसिडेंट। तो यहाँ पे कहा गया है कि रमेश जो है वो तो कनाडा में सेटल हो चुका है, कनाडा में सेटल है तो सीधी सी बात है वो नॉन रेसिडेंट है, ठीक है? कनाडा में ही सेटल है, वो भी कहा गया है कि 1996 से जो है कनाडा में ही है, ठीक है? तो सीधी सी बात है वो नॉन रेसिडेंट है। और सुरेश कहाँ है भाई? सुरेश जो है वो दिल्ली में ही है, मतलब कि इंडिया में ही है, तो वो तो ROR है जी, RRR नहीं है, RROR है जी, RRR नहीं है, ROR है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो यहाँ पे सिंपली रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए तो हर एक तरह की, सिवाय एग्जेम्प्ट इनकम की, सिवाय हर एक तरह की जो है इनकम टैक्सेबल होगी, ठीक है? एग्जेम्प्ट इनकम के सिवाय हर तरह की जो है आपकी इनकम टैक्सेबल होगी, ठीक है? और नॉन रेसिडेंट के लिए फिर सिर्फ और सिर्फ वही इनकम जो आपकी इंडिया से रिलेटेड है, सिर्फ और सिर्फ वही इनकम जो इंडिया से रिलेटेड है। तो फटाफट मैं बता दूँ, फटाफट बता दूँ, ठीक है? चलिए फटाफट बता देता हूँ। यहाँ पे तो आप सिंपली समझ लीजिए कि यहाँ पे सबसे पहले कहा गया है कि यहाँ पे जो है डेवलपमेंट बॉन्ड पे इंटरेस्ट मिला हुआ है कनाडा। तो यहाँ पे देखिए नॉन रेसिडेंट है, इंडिया से रिलेटेड इनकम कितनी है 50%, तो यहाँ पे इसका 50% ही टैक्सेबल होगा। और रेसिडेंट के लिए पूरा 40,000। रेसिडेंट में कुछ भी मत देखना, टैक्सेबल ही है, सिर्फ और सिर्फ एग्जेम्प्ट इनकम है या फिर नहीं है ये देखना सिर्फ और सिर्फ, ठीक है? अब यहाँ पे कहा गया ब्रिटिश कंपनी है, लंदन में आपका जो है अमाउंट रिसीव हुआ है, तो इंडिया से बाहर है, नॉट टैक्सेबल, ठीक है? नॉट टैक्सेबल। ओके, यहाँ पे 50% होगा, 50%। ओके, और यहाँ पे तो पूरा टैक्सेबल। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस नागपुर है, ठीक है? और इंडिया से रिलेटेड है, पूरा टैक्सेबल। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे कहा है इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी है, पूरा टैक्सेबल। इसके बाद बिजनेस चेन्नई में है, इंडिया से रिलेटेड, पूरा टैक्सेबल, ठीक है? इसके बाद कहा गया कि टेक्निकल सर्विस जो है रेंडर की कहाँ पे? इंडिया से, इंडिया से रिलेटेड, पूरा टैक्सेबल। यहाँ पे तो है ही नहीं तो जाने दो, जितना है वो टैक्सेबल होगा। इसके बाद सेविंग बैंक अकाउंट, याद आ रहा है? सेविंग बैंक अकाउंट 10,000 तक एग्जेम्प्ट, तो यहाँ पे जो है इंडिया से रिलेटेड है दिल्ली में, तो टैक्सेबल होगा। लेकिन यहाँ पे 7,000 तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा पूरे का पूरा, क्योंकि 10,000 तक तो एग्जेम्प्ट है, और यहाँ पे ये तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है? ये पूरे का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, यहाँ पे टैक्स नहीं होगा। और यहाँ पे बात करी जाए 12,000, तो यहाँ पे 10,000 का एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे सिंपली आपकी जो है इनकम आ जाएगी 2,000 रुपीज़ आपकी, तो टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। एग्रीकल्चर इनकम जो है
इंडिया के अंदर एग्जेम्प्ट होती है, ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट। रेंट रिसीव हाउस प्रॉपर्टी है भोपाल में, इंडिया से रिलेटेड है, और यहाँ पे जो है हाउस प्रॉपर्टी तो 30% डिडक्शन माइनस कर लेना। इंडिया के रिलेटेड है तो हर जगह टैक्सेबल होगा और प्लस 30% डिडक्शन मिलेगा हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। और यहाँ पे कहा गया लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आप डिडक्शन वगैरह चैप्टर में पढ़ेंगे कि इसका जो अमाउंट होता है वो एज अ डिडक्शन माइनस हो जाएगा, एज अ इसका जो अमाउंट आप पेड करते हैं ना, ये डिडक्शन ले सकते हैं इसका, ये टैक्सेबल नहीं है, डिडक्शन मिलेगा इसका उल्टा, ठीक है। तो लास्ट में ये 30,000 माइनस करने को मिलेगा। ओके, चलिए, तो बैटरी डाउन हो चुकी है और यहाँ पे हर एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया है। ओके, तो आई होप कि अब यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का कोई, तो इसी के साथ जो है आपका यहाँ पे ये चैप्टर रिवीजन ख़त्म होता है विथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। और इसमें अगर क्वेश्चन यहाँ पे बैटरी डाउन होने के कारण ये छोड़ना पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो इसका वीडियो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। कोई भी क्वेश्चन में डाउट है आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल कमेंट में बता दीजिएगा, आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा।